सो बेसिकली लास्ट सेशन में वी वर टॉकिंग अबाउट एसिंक अवेट कैसे काम करता है। सो कॉलबैक्स की हेल्प से एसिंक टास्क को एकम्प्लिस करने से कॉलबैक की हेल्प थी पहले, सबसे पहले। फिर हमने प्रोमिसेस पढ़ी। प्रोमिसेस कैसे हमें एक मेथड देती है, प्रोमिसेस के ऑब्जेक्ट के अंदर, सॉरी कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने एक मेथड पास कर दिया, और उसी मेथड में हमें जो भी एसिंक टास्क लिखना होता हम उसको लिख देते थे, और उसके ऊपर डॉट देन डॉट कैच लगा के दूसरे एसिंक्रोनस टास्क को कराते थे। तो कॉलबैक से बचने का तरीका था प्रॉमिस और डॉट देन। बट पॉइंट ये था कि प्रॉमिस डॉट देन तो ठीक है, बट एक और तरीका था हमारे पास जो है एसिंक अवेट। तो हमने एसिंक अवेट को देखा था। ठीक है, एक बार उसको देखेंगे। ठीक है, जस्ट अ क्विक रिवीजन। एंड उसके अलावा हम लोग ES6 के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड विल स्टडी अबाउट गिट ऑल्सो। ठीक है, सबसे पहले ES6 के फीचर्स देख लेते हैं क्या क्या है। व्हाट आर द एडिशंस, ES6 फीचर्स। ऑलराइट, सो कह रहे कि लाइक कांस्टेंट। कांस्टेंट सिंस वी ऑलरेडी नो, जो कि ना ही रीअसाइन हो सकते हैं और ना ही हम उनको what we can say, so neither we can reinitialize it or neither we can reassign it. So reassignment नहीं हो सकती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर पाई की वैल्यू, सो वी वांट टू कीप इट डेफिनेट थ्रू आउट द प्रोग्राम। सो फिर क्वेश्चन ये उठता होगा कि लाइक इफ अ डेवलपर इज राइटिंग अ वेरिएबल, तो फिर मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि वो वेरिएबल दोबारा से ही सेम फाइल में लिख दे। बट हेयर इज अ कैच। हमें ये पता है कि एक HTML फाइल में एक से ज़्यादा स्क्रिप्ट लोड की जा सकती हैं, राइट। एंड इफ़ यू आर यूजिंग वन फाइल योर्स एंड आप किसी और थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हो, तो ऐसा हो सकता है, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपके वेरिएबल के नेम जैसे वेरिएबल नेम हो उसमें भी। दैट इज़ वाई वी हैड दिस कॉन्स्टेंट थिंग। तो अगर इस तरह का वेरिएबल ऑलरेडी प्रेजेंट होगा तो यू विल गेट एन एरर। सो से सर एरर मिलने से क्या फ़ायदा है। सो एटलीस्ट यू वॉन्ट गेट अनडिज़ायरेबल रिजल्ट। आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ की वैल्यू बदलनी है या फिर हमें कोई और नाम रखना है। सो दिस इज़ वॉट वी है। ECMA स्क्रिप्ट 6 मतलब EMC, ECMA स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट का ही नाम है। दैट इज़ ऑलरेडी वी नो। कुछ चीज़ें जो ऑलरेडी वी नो, ठीक है। देखते हैं। कह रहे ब्लॉक स्कोप वेरिएबल। ब्लॉक स्कोपिंग हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। आई भी है, एक्स भी है, फॉर लूप के अंदर जो भी वेरिएबल्स हैं दोज आर ब्लॉक स्कोप। वेर में क्या था कि आप जो भी वेरिएबल्स यहाँ पे लिखते हो वेर आई, सो दैट इज ग्लोबली अवेलेबल बिकॉज वेर का क्या क्या स्कोप है। वेर के स्कोप्स क्या क्या हैं। ग्लोबल स्कोप, ग्लोबल स्कोप है और फंक्शन स्कोप है, राइट। फंक्शंस। ठीक है, ग्लोबल और फंक्शंस उसके हैं। लेट के आपका ब्लॉक स्कोप है, एंड कॉन्स्ट भी आपका ब्लॉक स्कोप वेरिएबल है। मतलब वो जिस भी ब्लॉक में होगा, हाँ अगर ग्लोबल है तो ग्लोबली अवेलेबल होगा, अदरवाइज अगर ब्लॉक में लिखा तो इट विल ओनली बी अवेलेबल इनसाइड ब्लॉक। ब्लॉक स्कोप फंक्शंस, तो हमने कहा कि अगर हम किस अपने जावास्क्रिप्ट के कोड में कहीं भी ये करली ब्रेसेस दे देते हैं ना, तो ये एक वैलिड सिंटेक्स है। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमने डिस्कस करी थी कि हम कहीं भी करली ब्रेसेस अगर लिख देते हैं, आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि इसके आगे इफ लिखा हुआ है, चाहे फॉर लिखा हुआ है, चाहे फंक्शन लिखा हुआ है, बट दिस इज अ वैलिड सिंटेक्स। दैट इज व्हाट वी ऑलरेडी। तो ये थी स्कोपिंग और कॉन्स्टेंट में। फिर हमारा था एरो फंक्शंस। तो एरो फंक्शंस भी स्टडीड, एंड हमने देखा था कि लाइक देयर इज एन एरो, और ओके, हियर इज अ कैच गाइस, अगर आपको याद हो तो आई होप यू रिमेंबर, बट हियर इज द पॉइंट। लेट फंक्शन वन इज इक्वल्स टू, लेट्स से कि अगर हम कोई एरो फंक्शन यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, तो अगर हमें, लेट्स से दिस इज ए, अगर हमें कुछ सिंगल लाइन लिखना हो तो हमें करली ब्रेसेस देने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये हमें पता है ना गाइस। हाँ सर। ठीक है, तो ये हम बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हम सिंगल लाइन लिख रहे हैं तो हम ना ही हमें रिटर्न लिखने की आवश्यकता है, ना ही हमें कर्ली ब्रेसेस लिखने की आवश्यकता है। बट हियर इज द कैच गाइस। आप सिर्फ ये सोचो कि ठीक है, कोई और हम प्रिमिटिव या फिर कोई और वैल्यूज दे रहे हैं तो दैट इज फाइन। ऐसा हो कि अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न करना हो, ठीक है, यहाँ तो नंबर रिटर्न हो रहा है, बट अगर हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करना हो तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ की होगी, दिखाता हूँ। दिस इज अ वैलिड ऑब्जेक्ट सिंटेक्स, बिल्कुल वैलिड है।
यस सर। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अगर मैं करली ब्रेसेस, अच्छा मैं इस फंक्शन को चला के दिखाता हूँ। सी, वर्क नहीं कर रहा। ये इसलिए वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि ये जो हमने करली ब्रेसेस दिया है ना, इस ये कंफ्यूज हो चुका है कि ये करली ब्रेसेस फंक्शन वाला करली ब्रेसेस है कि ऑब्जेक्ट वाला करली ब्रेसेस है। मेरा पॉइंट क्लियर हो रहा है? हाँ सर। ठीक है, तो क्या तरीका है? तो आप इसको स्मॉल ब्रैकेट में, एक और दो दो। हाँ, यस, तो आप इसको स्मॉल ब्रैकेट में घेर दो एंड यू विल गेट द, क्लियर है सबको? हाँ सर। ठीक है, तो ये जो लाइन लिखी है ना यहाँ पे, तो वही चीज़ लिखा हुआ है। अच्छा, और क्या है हमारे पास? सो ये तो एक्सप्रेशन बॉडीज़ है, फिर स्टेटमेंट बॉडीज़ है। तो स्टेटमेंट बॉडीज़ फॉर ईच में, फॉर मैप में हम इसको लिख सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेक्सिकल दिस, सो दिस के बारे में हमने पढ़ा। अच्छा, ये एक बहुत ही अ, अच्छा तरीका है दिस को सब। अच्छा, एरो फंक्शन के पास खुद का दिस होता है कि या फिर वो दिस बोरो करता है? बोरो करता है सर। यस, सो वो दिस को बोरो करता है, उसके पास खुद का दिस नहीं होता। हाँ, फंक्शन के पास अपना दिस होता है कि बोरो करता है? फंक्शन के बाद अपना खुद का दिस होता है। यस, करेक्ट। सो ये चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है। इसीलिए जब हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन लिख रहे थे ना, तो हम एरो फंक्शन का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, वी वर यूजिंग नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, तो या तो आप क्लास बनाइए और उसके हेल्प से ऑब्जेक्ट बनाइए, नहीं तो आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाइए और उसके हेल्प से आप करिए। एरो फंक्शन का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते बिकॉज ये 10 बाहर से ही शेयर कर लेता है। ये था एरो फंक्शंस के बारे में। सर सर, हाँ और हाँ। होस्टिंग का क्या डिफरेंस है सर? फंक्शन होस्टिंग एरो फंक्शंस और नॉर्मल फंक्शंस। ओ, होस्टिंग सिर्फ दो ही केस में वर्क करती है, नॉर्मल फंक्शंस में और वैर में, बस। तो अच्छा, एरो फंक्शन में होस्टिंग भी नहीं होगी ना सर? हाँ, एरो फंक्शन में होस्टिंग भी नहीं होगी। अच्छा, याद रखने का क्या तरीका है? ओके, सो क्वेश्चन ये हो सकता है कि होस्टिंग किस में होती है? तो व्हाट इज द आंसर कि होस्टिंग किस 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 चीज़ में होती है? फंक्शंस में होती है ओके, और वैर में होती है, राइट? और वर में होती है। ओके, सो हियर इज अ कैच गाइस। आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करूंगा और बताता हूँ कि क्यों। होस्टिंग सब में होती है, ठीक है। देर इज नो वेरिएबल या फिर कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जावास्क्रिप्ट में जिसकी होस्टिंग नहीं होती है। लेकिन जावास्क्रिप्ट उनको एक्सेस नहीं करने देता ऊपर, ठीक है। होस्टिंग सबकी होती है, लेट की भी होस्टिंग होती है, कॉन्स्ट की भी होस्टिंग होती है, एरो फंक्शन जिसमें स्टोर होती है उसकी भी, फंक्शन एक्सप्रेशन, क्लास एक्सप्रेशन, सबकी होस्टिंग होती है। बट जावास्क्रिप्ट उसको जानबूझ के एक्सेस नहीं करने देता, ठीक है। बिकॉज अगर आपको याद हो तो हमने एक पॉइंट डिस्कस करी थी कि जावास्क्रिप्ट एक ही फाइल को दो बार पार्स करता है। रिमेंबर दिस? पहली पार्सिंग में वो वेरिएबल्स को उठा के ऊपर लेके आता है, तभी तो होस्टिंग काम करती है, हाँ। ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो वैर को पकड़ लेगा और लेट को नहीं पकड़ पाएगा कि स्क्रिप्ट में है। लेट कहेगा लेट, यार लेट तो मैंने देखा ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो लेट को भी देखता है बट वो हमें एक्सेस नहीं करने देता। वो कहता है कि लेट जो है वो नीचे, उसके जो नीचे वाली ब्लॉक है, जो उसने ब्लॉक बनाई है लेट के नीचे, सिर्फ वही एक्सेसिबल होगी, ऊपर एक्सेसिबल नहीं होगी। तो उसको पता रहता है। आपको एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। सो आई गेस कोड सिर्फ यहाँ पे ही टाइप कर दूँगा, आईडी। एंड गाइज, नेक्स्ट क्लास से हम लोग नोट जैसे स्टार्ट कर रहे हैं, सो प्लीज़ मेक श्योर कि वी आर डन विद द थिंग्स, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन, मतलब डाउट्स? बैकएंड सर? यस, बैक एंड, ठीक है। सो तो आज एंड फ्रंट एंड की लास्ट क्लास है। यस, कह सकते हैं लास्ट सेशन, ठीक है। तो कह रहे हैं कि कॉन्स्टे है और 23 है इसमें, लेट बी है, इसमें लेट से 67 है, एंड कह रहे हैं कि वैर जो है उसमें सी है, इसमें है 90। तो कुछ ये चीज़ें हैं। तो कह रहे हैं कि अगर मुझे इनको एक्सेस करना हो, सो वन थिंग वी ऑलरेडी नो इज कि वैर तो एक्सेसिबल है, ठीक है। तो वैर तो मैं बात नहीं करूँगा, बट मैं बी प्रिंट करा के दिखाता हूँ, ठीक है। ठीक है,
ओके, लेट मी रन इट। इस मैसेज में सही आंसर लिखा हुआ है, बट मैं आपको एक बार रन करा के दिखाता हूँ। इस मैसेज में आंसर लिख दिया इसने, बिकॉज इंटेलिजेंस काम कर रहा है यहाँ पे। क्या रहा है कि ओके, नहीं नहीं, दिस इज़ नॉट अ गुड मैसेज। ठीक है, इसको मैं कंसोल में दिखाता हूँ। Okay, see this message is B was used before it was declared, which is illegal for let variables. So compiler को पता है कि B जो है वो पहले यूज किया जा रहा है, yes, so डिक्लेयर करने से पहले, yes, so इसको डिफाइन करने से पहले। yep, just a second, ये मुझे appropriate message क्यों नहीं दिखा रहा? Alright guys, let me open VS Code. ठीक है, इसी फाइल में देख लेते हैं क्या? Where is the script? ये रही script. All right. ठीक है, सो कैन नॉट एक्सेस बी बिफोर इनिशियलाइजेशन। सो उसका मतलब कि कंपाइलर, मतलब कि सॉरी, जावास्क्रिप्ट इंजन जो है वो जानता है कि नीचे बी मौजूद है, राइट? इट इज़ प्रेजेंट। तो यही पॉइंट था। ठीक है, और देखते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज़। ये चीज़ तो क्लियर है सबको कि अगर पैरामीटर में कोई फंक्शन है जिसमें 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं, और हम सिर्फ कुछ डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं तो हम डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, अब आता है रेस्ट ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर, अच्छा स्प्रेड ऑपरेटर क्या है, याद है किसी को? व्हाट इज स्प्रेड ऑपरेटर? नहीं सर। ठीक है, जस्ट क्विक रेफरेंस। ये सिंटेक्स किसी को याद है? मतलब दे स्पेस फॉर मोर आर्गुमेंट्स काइंड ऑफ है ना सर, मुझे 3 डॉट्स एंड पैरामीटर, ओके, एक बार और एक्स्ट्रा आर्गुमेंट्स हो तो भी इट विल एक्सेप्ट लाइक दैट। ओके, सो दैट इज रेस्ट ऑपरेटर। ठीक है, सो ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन था, क्योंकि थोड़ा सा ही डिफरेंस है। ठीक है, और थोड़ी सी कंफ्यूजिंग। अगर आपको याद हो तो जब हमने क्लोनिंग पढ़ रही थी ऑब्जेक्ट्स की, तो हमने स्प्रेड के बारे में बात करा था। ठीक है, एक बार देखते हैं। सो लेट obj is equals to a40 b56। ठीक है, अगर ओबीजे ऑलरेडी डिक्लेयर, ठीक है, तो ओबीजे का इस्तेमाल कर लेता है। ओबीजे ओबीजे यार ये ओके, सो यू सी दिस गाइस, ओबीजे इस पेज में ऑलरेडी अवेलेबल है, बट ठीक है, कुछ और यूज़ करते हैं। ओबीजे यूज़ करते हैं। इज इट अ वैलिड नेम? नहीं, वैलिड नेम नहीं है। ओबीजे 58, तो दिखाता हूँ। सो A4B56। ठीक है, तो कुछ ऐसा सीन है। सो आई कैन सिंपली राइट, तो ये स्प्रेड ऑपरेटर जो है ना, वो स्प्रेड कर देता है वैल्यूज़ को। ठीक है, वो वैल्यूज़ को स्प्रेड कर देता है। ठीक है, तो जो वैल्यूज़ आपके इसके अंदर होती हैं उनको यहाँ पर स्प्रेड कर देता है। ठीक है, मतलब कि अगर आप चाहो तो इसको एक न्यू वेरिएबल में स्टोर करा के यू कैन ट्रीट इट एज अ न्यू ऑब्जेक्ट। तो OBJ45 जब आप पढ़ोगे तो you will- क्लियर हुआ स्प्रेड ऑपरेटर? स्प्रेड कैसे हो रहा है सर, ये ये सेम ही तो दिखा रहा है। हाँ, सो OBJ58 और OBJ45, आप बताओ ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट हैं या फिर अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं? ऑब्जेक्ट तो अलग अलग है। बिल्कुल। तो पॉइंट ये हुआ कि या तो मैं ए और बी ऐसे ऐसे लिखूं, या फिर मैंने इस जो भी आइटरेबल एंटिटी थी, आइटरेबल मतलब कि 3 डॉट्स लिखने का मतलब होता है कि इसके अंदर से सारी प्रॉपर्टीज़ को निकाल के यहाँ पे लिख दो। बस इतना ही काम कर रहा है ये। ठीक है, ओके।
एक बार और दिखाता हूँ। सो str34 एक स्ट्रिंग है, ठीक है। स्ट्रिंग पे करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे काम कर रहा है ये। तो लेट्स डू दिस ऑन स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग पे काम करता हूँ, कहाँ पे, ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं। सो str23, सो एक स्ट्रिंग है, लेट्स से कार, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि स्प्रेड ऑपरेटर कैसे काम कर रहा था, तो लेट एस टी आर एरे, ठीक है, एस टी आर एरे, ये रही एरे की साइन, और ये रहा स्प्रेड ऑपरेटर, 3 डॉट्स हैं स्प्रेड ऑपरेटर में, और str23, देखिए कैसे काम करेगा ये। एस टी आर एरे जब आप बोलते हो, समझ में आया ये क्या कर रहा है स्प्रेड ऑपरेटर। ये रही स्ट्रिंग, ये रहा स्प्रेड ऑपरेटर, 3 डॉट्स और ये स्ट्रिंग। जितने भी हाँ आइटर, सर। आप समझ पा रहे हो ना, जितने भी आइटरेबल एंटिटीज हैं, आइटरेबल मतलब कि जिन पे हम लूप चला सकते हैं उनको आइटरेबल बोलते हैं, ठीक है। हाँ सर। तो स्ट्रिंग पे हम लूप चला सकते हैं, एस टी आर डॉट कैरेट जीरो, एस टी आर डॉट कैरेट वन, एस टी आर डॉट कैरेट हाँ टू, सर। ठीक है। तो स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, किसी भी आइटरेबल एंटिटी को पूरे उसके आइटम्स को निकाल के सेट कर देता है। और यही काम हमने क्लोनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स में करी थी, इसीलिए क्लोनिंग काम करी थी। तो ऑब्जेक्ट आइटरेबल है फॉर ऑफ लूप से, अगर आपको याद हो। हाँ सर। एरे आइटरेबल है, ठीक है। और यस सर। स्ट्रिंग तो आइटरेबल है। तो यही काम है स्प्रेड ऑपरेटर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सेम चीज़ इसने यहाँ पे लिखी हुई है, कोई ऐसा कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। अच्छा, कंफ्यूज नहीं होंगे, रेस्ट ऑपरेटर इज समथिंग विच लुक्स सिमिलर टू स्प्रेड ऑपरेटर बट उल्टा काम है पूरा। ये क्या कर रहा था, स्प्रेड कर रहा था, और ये क्या कर रहा है, कंडेंस कर रहा है। कंडेंस मतलब कि आप देखो यहाँ पे इसने क्या किया, तो एक्स वाई और ट्रिपल डॉट ए, तो और इसने फंक्शन कॉल की, ये एक फंक्शन है जिसमें 3 आर्गुमेंट्स लिखे हुए हैं, एफ एक्स वाई और ट्रिपल डॉट ए। तो इसने क्या करा था कि पहला है 1, दूसरा है 2, तो एक्स में गया 1, वाई में गया 2, और ये जो 3 जो है ना, ये किस में गए, ट्रिपल ए में। यस, ट्रिपल डॉट ए। ट्रिपल डॉट ए में। तो दिस रेस्ट ऑपरेटर इज सेइंग दैट रेस्ट पैरामीटर आई होल्ड ऑल दी रेस्ट पैरामीटर्स। तो ये एक एरे बनाता है इन सबको और अपने अपने अंदर ही कंडेंस कर लेता है। तो बिल्कुल उल्टा हुआ स्प्रेड ऑपरेटर का, समझ पा रहे हो आप। स्प्रेड ऑपरेटर क्या कर रहा था कि स्प्रेड कर दे रहा था चीज़ों को, और ये क्या कर ले रहा है, कंडेंस कर ले रहा है, ठीक है। तो समझ में कैसे है कि कौन सा क्या है? तीनों तो, हाँ, दोनों स्प्रेड ऑपरेटर, दोनों ऑपरेटर दोनों भी ट्रिपल डॉट वाले ही सिंटैक्स पे लिखे जाते हैं। ठीक है। सो मोस्टली आपको ये जो है ना इस तरह के फंक्शंस में दिखेंगे, ठीक है। फंक्शन के जब पैरामीटर्स आप लिखते हो तो आपको इसी में दिखेंगे। हाँ, जबकि अगर आप स्प्रेड ऑपरेटर को देखोगे तो आपको ये दिखेगा मोस्ट ऑफ द टाइम एरे में, स्ट्रिंग में, ठीक है। आप जब किसी ऊपर आइटरेट करने वाले हो तभी आपको ये दिखेंगे स्प्रेड ऑपरेटर, ठीक है। सर ये जो स्प्रेड ऑपरेटर का जो एग्जांपल है इस हम्म, चीज में, हम्म, पेज में, तो ये तो बेसिकली कोई भी इटरेबल आइडेंटिटी को स्प्रेड कर रहा है। हाँ हाँ, यस। तो जो नीचे मतलब जो एग्जांपल दिया गया है, where params इज अ लिस्ट, और एक where others भी है, एक और लिस्ट, उसमें हम 1 2 और एक स्प्रेड ऑपरेटर दे रहे हैं। जो आउटपुट हमको 1 2 और ऊपर पैरम्स का हेलो ट्रू 7 को स्प्रेड करके दे रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे हेलो तो एक स्ट्रिंग है, हम्म, तो स्ट्रिंग भी इटरेबल है, तो ये HELLO को क्यों नहीं स्प्रेड कर रहा है? अच्छा, हेलो इस एरे का एलिमेंट है, ठीक है। इन थ्री थ्री डॉट्स जो हैं वो एरे पे लग रही हैं, हेलो पे नहीं लग रही हैं, ठीक है। क्लियर हो अच्छा आपको। अच्छा अच्छा, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। ठीक ओके ओके, गॉट, थैंक यू सर। है, yep। और जब हम रेस्ट ऑपरेटर की बात करते हैं तो पहला दूसरा जो है ये आपका जाएगा 1 एक्स और वाई में, और बाकी जितने आर्गुमेंट्स आप सप्लाई करोगे वो ए में जाएंगे, ठीक है। और ए जो है एक एरे और एरे के जैसे काम करता है। अच्छा, फंक्शन एफ में इस, अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो तो हम टेक्निकली ये कह सकते हैं कि एफ में तो हम फिर इन्फानाइट पैरामीटर्स पास कर सकते हैं।
हाँ सर। इन्फिनिट पैरामीटर पास कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शंस को हम बोलते हैं वेरिएडिक फंक्शंस, ठीक है। वेरिएडिक फंक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस ऐसे ही बता रहा हूँ। वेरिएडिक फंक्शंस बोलते हैं। पैरामीटर्स की लिमिट है 65,356, ठीक है। तो इतने पैरामीटर्स आप पास कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, बट आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो चल है, कोई बात नहीं। कुछ और दिखाना चाहता हूँ। ये रही फंक्शन, ये रहा एक फंक्शन। आशीष साहब कुछ कहना चाहते हो? भाई आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। हेलो। ऑलराइट, सो ये एक फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन, अरे यार, सो फंक्शन वन, ठीक है, ये एक फंक्शन है, ठीक है। सी दिस गाइस, ये रहा ए, ये रहा बी, एंड ठीक है। सो हमने ऑलरेडी वेरिडेक फंक्शन पढ़ा है, अगर आपको याद हो ऑब्जेक्ट डॉट असाइन हमने पढ़ा था, याद है सबको? ऑब्जेक्ट डॉट असाइन वो भी हमने क्लोनिंग में पढ़ा था। टारगेट ऑब्जेक्ट, सोर्स ऑब्जेक्ट। भाई लोग रिवीजन चाहिए। रिवीजन नहीं हो रही है क्या? ओके, सीरियस गाइस। सो जो भी आप आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे पास करते हो ना, दोज आर अवेलेबल इन एन एरे, वी कॉल इट आर्ग्यूमेंट्स एरे, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स एरे बुलाते हैं उसको। लेट मी प्रिंट दिस एंड शो यू समथिंग। सो why it is saying function one is already declared. All right, second guys. Function 2, ये रहा फंक्शन 2, एंड 1,2,3,4,5, ओके। सो अगर आप आउटपुट को देखोगे तो यू आर गेटिंग कंसोल लॉग ए मिल रहा है आपको, और पहला आर्गुमेंट मिला है, तो आर्गुमेंट जीरो मतलब कि ए, ओके, हाँ सर। ठीक है। सो आर्गुमेंट सारे, अब आप कहोगे सर ये आर्गुमेंट सारे तो कहीं लिखा ही नहीं है, मतलब पूरे प्रोग्राम में नहीं लिखा है। ये बाय डिफॉल्ट जो है ना जावास्क्रिप्ट हमें देता है, ठीक है। हाँ सर। ऑल राइट, इसी तरीके से आप वन प्रिंट कर सकते हो, तो वन तो बी प्रिंट करेगा, इंटरेस्टिंग होगा टू प्रिंट कराना, ठीक है। टू पे देखते हैं, ठीक है। टू पे देखते हैं कि व्हाट वी गेट इन टू। सो फंक्शन टू में, ठीक है, सो लेट्स अप्लाई 1, 3 एंड 4, 5 और 6, ठीक है। अरे फंक्शन टू इज नॉट डिफाइंड, अरे फंक्शन टू इज नॉट डिफाइंड, FUNC is telling me sir. ओ ओके ओके, okay. So argument 3 is this one. Okay, I just want to show you one more thing. ये इस पे काम करेगा क्या, स्प्रेड ऑपरेटर पे कि चला जा रहा है क्या ये? अगर चला जाए तो आई गेस सही है। सो फंक्शन थ्री ठीक है, एक बार और ट्राई करते हैं, अदरवाइज आई विल जस्ट प्रिंट द एरे, पूरा एरे ही प्रिंट कर देंगे उसके बाद, अगर वर्क नहीं हुआ तो। फंक्शन टू ऑलरेडी हमने कॉल करा था, ठीक है। सो A5 इज पेंडिंग, ठीक है। सो लेट मी शो यू समथिंग एल्स। तो ये चीज़ तो ठीक है, ये चीज़ परफेक्टली काम कर रही है। तो जो सी है ना, सो यूड बी क्यूरियस कि सी आखिर है क्या, ठीक है। आर्गुमेंट्स तो सप्लाई कर ही रहा है, बट ये सी, अरे सी, व्हाट इज सी? सो व्हाट एग्जैक्टली सी? तो लेट्स सी दैट। सी क्या है? इन तीनों का एरे है, ठीक है। बस एक ही पॉइंट क्लियर रखना है कि आर्गुमेंट्स एरे जो है वो ओरिजिनल एरे नहीं है गाइस, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि आप इस पर मैप फंक्शन चला रहे हो, बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। दिस इज व्हाट यू कैन से, लाइक नॉट अ ओरिजिनल एरे।
ठीक है, दैट इज़ नॉट इतना डेप्थ में नहीं जाता है, बट पॉइंट इज आई होप डिफॉल्ट पैरामीटर्स कैसे काम करते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर, स्टॉप ऑपरेटर क्लियर। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, ये चीज़ हमें क्लियर है गाइस, वी ऑलरेडी डिस्कस दिस। बैकटिक लिखते हैं और डॉलर के अंदर लिखते हैं कर्ली बेसिस में, तो ये कस्टम स्ट्रिंग बनाते हैं। याद है टाइमिंग फंक्शंस में क्लॉक बना रहे थे तो हमने डेट इंसर्ट किया था हाँ डायनामिकली। ओके, ये कस्टम इंटरपोलेशन, ठीक है, मतलब वही है जो ऊपर लिखा हुआ है नीचे लिखा हुआ है, क्या फ़र्क पड़ता है। यूजिंग कंटेंट ब्लैक सॉरी बैक स्लैशेज आर नॉट इंटरप्रेटेड, ठीक है। स्लैश एन की मतलब क्या होती है, हु नोज दिस? स्लैश एन का मतलब क्या होता ब्रेक। है? यस, लाइन ब्रेक होता है, ठीक है। बाइनरी ऑक्टल नंबर, ठीक है, मतलब आप एक बार देख सकते हो अगर मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ओके, तो ठीक है एक so here is something, so let's see guys what we have। ठीक है, इस फंक्शन को रन कराते हैं, ठीक है, इस फंक्शन को एक बार ध्यान से देखते हैं। तो फंक्शन सेज आर्गुमेंट्स इक्वल्स टू 1 2 3, फिर आर इज इक्वल्स टू आर्गुमेंट 2, ठीक है। फिर हमने रन कराई आ रहे, फिर फंक्शन है फू इज इक्वल्स टू एन, सॉरी फू एन है, एक नया फंक्शन है, सो देर इज अ एरो फंक्शन एर, एंड एक दूसरा फंक्शन है फू एन। और इस फू के अंदर हमें एक फंक्शन रिटर्न होके मिलती है, उसका नाम है एफ, एंड वी आर गेटिंग वी आर रिटर्निंग एफ विथ कॉल, मतलब कि एग्जैक्टली रन ही करा रहे हैं उसको, एंड दैट विल रिटर्न अस दी वैल्यू, ठीक है। ऑल राइट गाइस, सो कौन बताएगा कि एर की वैल्यू क्या होगी? सर 3 होना चाहिए। एर की वैल्यू 3, ठीक है। और जब फू को 3 से कॉल करेंगे तो क्या होना चाहिए? 3 प्लस एन, एन जो हम 3 पास कर रहे हैं फिर से, हम्म, क्योंकि आर्ग्यूमेंट सेट 0, जैसे ऊपर वैर आर की वैल्यू हमने 3 रखी थी आर्ग्यूमेंट सेट 2 पे, हम्म, वैसे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट सेट 2 सेम लॉजिक से 1 आएगा, तो 1 प्लस एन जो कि 4 है पास कर हम्म, रहे 3, हम्म, 1 प्लस एन शुड बी 4, तो ये कंफ्यूजन मुझे पहले 4 होना चाहिए। 4 ठीक है। 4 होना चाहिए, बट वैल्यू इसकी आती है 6, ये मेरे को कभी समझ में आया ही नहीं सर, ना कोई टीए समझा पाया। तो नाबिल भाई समझ आ गया आपको आज? आज समझ आया सर, इसलिए अभी वही ढूंढ के लग गया पेस्ट किया मैंने यहाँ पे। यस भाई, मैं मुझे याद था वैसे ये कोड, तो मुझे लगा कि आप लोग आज तक कोई पूछा ही नहीं क्लास में, तो मैंने मतलब मुझे याद था वैसे, बताता तो मैं वैसे भी, क्योंकि मतलब ये ठीक है, एक बार उसको देखते हैं, ठीक है, उसके बाद डिस्कस करते हैं। तो क्यों हुआ ऐसा, क्यों मिला 6? जितना मैंने पढ़ा है सर, मैंने पढ़ा कि आर्ग्यूमेंट्स जो एस आर्ग्यूमेंट अगर होता तो वो एक ऐसा वेरिएबल या फंक्शन होता जो हम खुद क्रिएट कर रहे हैं, बट आर्ग्यूमेंट्स इज ऑलरेडी एन डिफॉल्ट लाइक थिंग जावास्क्रिप्ट में। हम्म, तो जब हम आर्ग्यूमेंट्स पे 0 पास कर रहे हैं, तो हम्म, हम जो भी फंक्शन में पास कर रहे हैं वो ये आर्ग्यूमेंट्स कलेक्ट करता है, हम्म, वो किसी और के पास जाने नहीं देता। अगर हम कहीं कलेक्ट करना भी चाह रहे हैं तो ये एक स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स की वजह से इट इट रिसीव्स व्हाटएवर यू आर पासिंग इन द फंक्शन। हम्म, तो अगर हम फंक्शन में 3 पास कर रहे हैं तो हम्म, आर्ग्यूमेंट ले लेगा वही, हम्म, और प्लस एन, तो हम वैसे भी एन की वैल्यू 3 प्लस 3 6। बट अगर हम आर्ग्यूमेंट्स एट 0 ना करें, बल्कि आर्ग्यूमेंट्स एट 1 2 या कुछ और करें, हम्म, उसका लॉजिक में मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है सर, वो आप समझा दीजिएगा। ठीक है, देखते हैं गाइस। तो अगर आप देखोगे तो अब ये आर्ग्यूमेंट्स जो है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ये एक अलग एंटिटी है, ठीक है। अच्छा, ये समझ नहीं आया कि एरे ने क्या प्रिंट करा है, इस एर ने क्या प्रिंट करा वो नहीं पता चला, वो भी देखते हैं। ठीक है, और एर आपका ये है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स 2, तो ठीक है, सिर्फ इस पार्ट को रन करा के देखते हैं एक बार।
फिर डिस्कस करते हैं। ओके, सो ये आर्ग्यूमेंट्स 2 यहाँ पर आया और इसने पास करी है, इसने कॉल कराया 3। अच्छा, कुछ और देखते हैं। सो वहीं पर व्हेन वी रन दिस थिंग, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। इसने रन करा दी 6, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स 0 जो है, ये जो आर्ग्यूमेंट्स है वो एरे को कंसीडर नहीं कर रहा, ये अपने अंदर के आर्ग्यूमेंट्स को कंसीडर कर रहा है। मतलब कि फू की एक प्रॉपर्टी है आर्ग्यूमेंट्स नाम की, जो इसके पैरामीटर्स पे रन करती है और उसी की वैल्यू दिखा रहा है। लेकिन क्या हो कि अगर हम एक पैरामीटर है तो ठीक है, समझ में आ रहा है, बट अगर मैं 1 करूँ तो लेट्स सी दैट। सो ये काम नहीं कर रहा है, ये आर्ग्यूमेंट्स को बाहर नहीं जाने देगा। क्यों नहीं जाने देगा वो भी देखते हैं। जब भी कोई फंक्शन आप लिखते हो ना, तो उस प्रोटोटाइप हमने हमने पढ़ी है प्रोटोटाइप, हाँ सर। ठीक है। अब ये देखो आप, सो ये रही मैंने फू की प्रोटोटाइप को प्रिंट कराया है। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको देखा आर्गुमेंट्स, ठीक है। नल। सो आर्गुमेंट्स नाम की प्रॉपर्टी सारे फंक्शंस में होती है, बट ये चीज़ एरो फंक्शन पे क्यों नहीं काम कर रही है वो भी देखते हैं एक बार। सो एर है हमारा एरो फंक्शन, इसकी प्रोटोटाइप देखते हैं एक बार। तो प्रोटोटाइप एर एक फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोटोटाइप ही नहीं मिल रही है, ठीक है, प्रोटोटाइप ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इसीलिए ना प्रोटोटाइप एग्जिस्ट कर रही है, ना ही आर्गुमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये अपनी आर्गुमेंट्स को बाहर से उठा रहा है। तो एरो फंक्शंस पे हमारे पास ये सारी चीज़ें है ही नहीं, मतलब कि दीज थिंग डू नॉट एग्जिस्ट ऑन एरो फंक्शंस। एक बार देख लेते हैं, ठीक है। उस देखने से पहले ये चीज़ क्लियर हुआ सबको, क्यों 6 आ रहा है? हाँ सर। सर लेकिन हाँ हाँ यस। सर ये जो फू फंक्शन है ना, नीचे में जो आपने लिखा है, उसमें सर एक बार 2 आर्गुमेंट पास कीजिए। हाँ 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 सर, मुझे भी ये डाउट था। कीबोर्ड की जगह पे 2 गाने दीजिए या हाँ 1 सर। गाने दीजिए सर। हाँ सर, यही देखना था सर मुझे भी। एन और एम, एन और एम दो ठो पास करें, ठीक है। और यहाँ 1 सही है सर, 1 गाने दीजिए। ठीक है, ठीक है, और एम की जगह कुछ और पास कर दीजिए सर, 4 पास कर दीजिए। 4 पास कर देते हैं, ठीक है। एन की जगह 3 और एम की जगह 4, ठीक है, यस सर। कराते हैं अब, ठीक है। हाँ यस सर, अब क्लियर है हुआ सर अभी। हाँ सर। Yes. क्या ही फर्क पड़ता है, उल्टा लिखा हुआ है, एम को यहाँ लिखा हुआ है, एन को यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। नहीं सर, उसका मतलब समझ में आ गया, जो आर्गुमेंट्स के अंदर 1 है ना, हाँ वो एम हाँ का सर। मतलब है। तो वो इंडेक्सिंग करवा दे रहा है, इसको बोल रहा है 0, इसको बोल रहा है 1। यस सर। सिर्फ एरो फंक्शंस में होता है सर कि हर कोई फंक्शन में ये आर्ग्यूमेंट्स? ये एरो फंक्शन में नहीं होता है, बाकी सब में होता है। तो फिर आप कहोगे कि सर ये एरो फंक्शन के अंदर कहाँ से है? जैसे एरो फंक्शन दिस शेयर करता है, उसी तरीके से आर्ग्यूमेंट्स भी शेयर कर रहा है। एक बार देख लेते हैं। एरो फंक्शन में नहीं होता, एरो फंक्शन में तो इसलिए काम नहीं कर रहा। अच्छा, आपने ध्यान दिया एरो फंक्शन में काम नहीं कर रहा? फिर से चलाता हूँ इसको, अगर आप फिर से देखो, इस सबको खाली करता हूँ। अब देखो आप, कायदे से तो यहाँ पे कोई आर्गुमेंट पास नहीं हो रहा, ठीक है। हाँ सर। आर्गुमेंट्स 2 क्या आना चाहिए? 3। अनडिफाइंड आना चाहिए ना, मतलब एन आना चाहिए सर। हाँ, एन आना चाहिए, बट आ 3 रहा है। कुछ तो गड़बड़ है एरो फंक्शन के साथ, ठीक है। एरो फंक्शन प्रोटोटाइप, ठीक है। Arrow function provide a lexical this. It uses this that is available at the time the function is evaluated. It is logically equivalent to, तो कुछ इस तरह का इक्विवेलेंट है, ठीक है। मतलब ये इफ़ी है, तो इतना देखने की ज़रूरत नहीं है। दिस अवेलेबल नहीं होता है बाहर, उसका हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बट हमारा क्वेश्चन ये नहीं है सर। एक बार जो वेरिएबल बना हुआ है ना सर आर्गुमेंट, हाँ, उसको डिलीट कर दीजिए सर, और सिर्फ एरो फंक्शन को कॉल कीजिए। जो पर लाइन है ना सर पहली, उसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है। पूरी की पूरी सर, नहीं पूरी डिलीट कर दीजिए और सिर्फ
ये डिलीट नहीं होगा ना, ये तो विंडो में असाइन हो गया, तो रीअसाइन करना पड़ा मुझे। ठीक है, बस ठीक है, अब देखते हैं। तो आगे अनडिफाइंड। ठीक है, यस ठीक है। अब यार एक चीज़ समझ नहीं आ रही है, आई एम श्योर कि इस पे नहीं होगा ये। एरो फंक्शन इज कॉम्पैक्ट ओके फंक्शन दिस कैन नॉट बी यूज्ड इन ऑल सिचुएशंस। ठीक है, हमें यहीं पे मिल जाएगा। तो एरो फंक्शंस कैन नॉट बी यूज्ड एज कंस्ट्रक्टर्स। जब कंस्ट्रक्टर ही नहीं है तो प्रोटोटाइप नहीं होगा। और एरो फंक्शन डज नॉट हैव देयर बाइंडिंग टू दिस आर्ग्यूमेंट सुपर। क्लियर हुआ सबको? क्यों आर्ग्यूमेंट्स नहीं मिल रहा है? यस सर। ठीक है, गैस ये वाली लिंक भी शेयर करी थी। हाँ भाई, कुछ कह रहे क्या? नो ठीक सर। है, तो कुछ ऐसा सीन है। और देखते हैं। सो बाइनरी ऑक्टल ठीक है, अवॉइड करते हैं। रेजेक्स आप पढ़ो, मतलब रेजेक्स मुझे खुद ही याद नहीं होता पूरी तरह से, बट ठीक है, मतलब देख लेना। मतलब एक मीडियम का आर्टिकल शेयर कर दूंगा, ठीक है, वो मुझे खुद याद करना पड़ता है। वो कुछ मतलब वो कैरेक्टर मैचिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो एक बार देख लेना उसको। शॉर्ट हैंड प्रोटोटाइप। सो अगर की और वैल्यू का नाम सेम है तो हम की वैल्यू को स्किप कर सकते हैं, ये पता है सबको? ठीक है, देखते हैं इसका क्या अर्थ है, वो देखते हैं। कह रहे हैं कि अ, अगर हम हमारा की का नाम और वैल्यू का नाम की का नाम और वैल्यू का नाम दोनों सेम है, ठीक है, तो हमें x:x लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हुआ? छोटा सा तो है गाइस। यस सर, समझ आया। ठीक है, दोनों ही सेम है तो आप स्किप कर सकते हो। और क्या है हमारे पास? ओके, ये क्या कर रहा है? कंप्यूटेड प्रॉपर्टी नेम्स, कंप्यूटेड प्रॉपर्टी नेम्स। ठीक है, ये तो हमें ऑलरेडी पता है ये, कि अगर कोई ऐसा स्ट्रिंग इस्तेमाल कर रहे हैं। सो कीज़ जो हैं ऑब्जेक्ट की, वो सारी की सारी स्ट्रिंग है। तो अगर स्ट्रिंग में स्पेस है या है तो आपको फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला नोटेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, और ये क्यू एक्स मतलब कि ये यूनिक आईडी जनरेट कर रहा है। उससे मतलब नहीं है कैसे जनरेट होता है, आप मतलब ठीक है, मैं वो डिस्कस करेंगे बाद में, बट ये हमें ऑलरेडी पता है, तो कंफ्यूज ना हो इसमें कि अगर एक थोड़ी बड़ी स्ट्रिंग है जिसमें स्पेस वगैरह है तो आपको इसको स्क्वायर ब्रैकेट से एक्सेस करना पड़ेगा। मेथड प्रॉपर्टीज ओके, फंक्शन के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड लिख सकते हैं। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड्स को लिखा जा सकता है। तो ये रहा फंक्शन नेम, और ये रहा पैरम्स, और कंसोल डॉट लॉग पैरम्स कॉमा एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर। क्या गलत हो गया? अनएक्सपेक्टेड ओह ओके, ठीक है ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। All good. आपको नेम कोलन फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आप डायरेक्टली यहाँ पे फंक्शन को लिख सकते हो। ठीक है, और क्या हमारे पास क्लियर हो रहा है सबको गाइस? पहले हाँ कैसे सर। करते थे? ठीक है, पहले आप करते थे यस सर। सी कोलन नाम लिखते थे, तो ठीक है, नहीं लिखेंगे। डी स्ट्रक्चरिंग से क्या मतलब है हमारा? सो डी स्ट्रक्चरिंग इज समथिंग लाइक, ठीक है देखते हैं इसको, व्हाट इज डी स्ट्रक्चरिंग। सो लेट एरे बराबर 2,4,5,6। सो ये रहा हमारा एरे। ठीक है, और हम इसको कह सकते हैं कुछ इस तरह से कि अगर हम इन वैल्यूज़ को पिक करना चाहते हैं तो हम कुछ ऐसे पिक कर सकते हैं। तो A, B, ठीक है, ए ए और बी। ठीक है, तो 2 सेट हो गया ए में,
4 सेट हो गया बी में, इसको बोलते हैं डी स्ट्रक्चरिंग। एक स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर को तोड़ रहा है, सो इसको डी स्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। अभी एक और चीज़ देखते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सी लिखूं तो उसमें सी में क्या साइन हो जाएगा, आई ठीक है, और अगर मैंने ट्रिपल डॉट सी लिख दिया तो क्या साइन हो जाएगा इसमें, 5 और 6। बिल्कुल सही, काफ़ी सही गाइस, बिल्कुल रफ्तार से याद कर रहे हैं हम। ठीक है, ये कौन से ऑपरेटर है, थ्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड है कि रेस्ट है, हाँ सॉरी, ये रेस्ट ऑपरेटर है सर। यस, रेस्ट ऑपरेटर आपको एरे बना के देती है, मतलब कि कंडेंस करके देती है। स्प्रेड ऑपरेटर क्या करती है, एरे से निकाल के देती है वैल्यूज को, राइट। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे स्प्रेड में और रेस्ट में। एक और इस्तेमाल रेस्ट ऑपरेटर का वो यहाँ पे नहीं दिया हुआ, बट ठीक है। ठीक है, ये काम एरो पे भी चलता है और आप इसको ऑब्जेक्ट्स को भी डिस्ट्रक्चर करा सकते हो। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने एरे को डिस्ट्रक्चर कराया है एरे के डब्बे में, आप इसको ऑब्जेक्ट को भी डिस्ट्रक्चर करा सकते हो ऑब्जेक्ट के डब्बे में। ठीक है, सो चला डीप मैचिंग करा रहा है। सो अगर नेस्टेड ऑब्जेक्ट है तो उनको भी आप ऐसे करा सकते हो। मैंने आपको लिंक भेज दी है, ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, जो प्रॉपर्टीज़ हमने ऑलरेडी मैक्सिमम पढ़ रखी है, अगर नहीं पढ़ रखी है तो चांसेस हैं, बट उतने भी चांसेस नहीं है कि आएगा, बट हाँ, यू कैन गो थ्रू इट। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट एंड एरे मैचिंग डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। ठीक है, तो ये रही डिफ़ॉल्ट। हाँ, अगर आपको ऐसा भी करना हो कि स्ट्रक्चरिंग के साथ साथ आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी देनी हो, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट ठीक है देख सकते हैं कि क्यों डिफ़ॉल्ट वैल्यू देंगे, उसका रीज़न समझते हैं। प्रोडक्शन लेवल जब कोड लिखते हैं ना, तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और जब बैक एंड और फ्रंट एंड आपस में कनेक्ट होते हैं ना, तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि कुछ एरर आए। बट प्रॉब्लम ये है कि बैक एंड कोई और बंदा कर रहा होता है, फ्रंट एंड कोई और कर रहा होता है। अगर कोई और नहीं भी कर रहा होता है तो बैक एंड अलग अलग प्रोजेक्ट है और फ्रंट एंड अलग प्रोजेक्ट है। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि मैं डेटा भेज रहा हूँ तो देर कैन बी अ मिसमैच, नॉट मस्ट, ऑब्वियसली ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि कोई मिसमैच हो डेटा में और वो प्रोग्राम जो है फट जाए। तो फिर उसको अवॉइड करने के लिए वी हैव समथिंग कॉल्ड एज डिफॉल्ट वैल्यूज। तो हम कुछ इस तरह से, तो ए तो ऑब्जेक्ट से मिल ही जाएगा, बी भी ऑब्जेक्ट से मिल जाएगा, लेकिन अगर बी नहीं मिला तो बी की वैल्यू क्या होगी, 2। यस। तो ये क्या है, एक फॉल बैक बोलते हैं इसको। ठीक है, कि अगर फेल हो गया तो क्या हो जाएगा, बी को मिल जाएगा 2 मिलेगा। बिल्कुल। तो यही काम फंक्शन में भी था, ऑप्शनल ऑप्शनल पैरामीटर याद है सबको, कि अगर फंक्शन में तीन तीन आर्ग्यूमेंट्स हैं तो हम दो को, अगर हम लास्ट वाले दो को हम दे दें डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो अगर हम दो को स्किप कर दें उन दोनों को, तो वो फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को ले लेता है। याद है सबको ये बात, हाँ सर। ठीक है, तो वही सेम काम यहाँ भी चल रहा है। तो ठीक है, ठीक है, मतलब आप इसको देख लेना, बार बार रिपीटिशन ही है तो मैं बार बार इसको नहीं बताऊँगा, तो एक बार देख लेना आप इसको। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग नोट जैसे स्टार्ट करने वाले हैं। सो ठीक है, चलें, ये चीज़ हमने ऑलरेडी करी हुई है क्लास में। क्लासेस क्लियर थे सबको, क्लासेस हमने डिस्कस करी थी पूरी चीज़ें। ठीक है, कैसे काम करता है, कंस्ट्रक्टर होते हैं, सुपर कीवर्ड होता है, इनहेरिटेंस हमने डिस्कस करी थी। इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस करने के लिए किस कीवर्ड का यूज़ करते हैं, प्रोटोटाइप। ओके, सो वो प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस है। क्लास में इनहेरिटेंस करने के लिए किस कीवर्ड का यूज़ करते हैं, अगर किसी क्लास को इनहेरिट करना हो, चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास को इनहेरिट करना हो तो किस कीवर्ड का यूज़ करते हैं, सुपर। ओके, दैट इज़ फॉर कॉलिंग अ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर ही है क्या सर? नहीं, एक्सटेंड याद है सबको, एक्सटेंड कीवर्ड, अरे हाँ, एक्सटेंड, हाँ यस, सर। तो एक्सटेंड कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो एक्सटेंड का यूज़ करा हुआ ये भी कोड में है। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल्सो देयर। एंड ओके, एक काम करता हूँ आज, आई विल जिप ऑल द कोड्स एंड शेयर विद यू गाइस। ठीक है, अदरवाइज मैं उसको गिटहब पे डाल देता हूँ। क्लास इनहेरिटेंस एक्सप्रेशन, गो थ्रू इट। बेस क्लास एक्सेस करने के लिए आपको सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल करना है, यू ऑलरेडी नो दिस थिंग। स्टैटिक मेंबर्स क्या होता है, तो यू कैन क्रिएट अ स्टैटिक वेरिएबल और आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो स्टैटिक वेरिएबल जो है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से नहीं बदलते हैं,
स्टैटिक जो है ना वो थोड़ी थोड़ी प्रोटोटाइप के जैसे होती है, क्योंकि प्रोटोटाइप एक ही बनता है, भले ही ढेर सारे ऑब्जेक्ट हो, तो कुछ इस तरह से इसका भी काम है। गेटर सेटर यू ऑलरेडी नो फ्रॉम जावा स्क्रिप्ट, सॉरी जावा। सिंबल विल सी दिस, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, एंड इट इज़ अ ऑल डिफरेंट डेटा टाइप, ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। एंड इट इज़ लाइक अनलाइकली कि सम कोई पूछ रहा है, अगर पूछ रहा है इट मीन्स दैट interviewer is had made plans for you okay, because ये उतने भी यूज़ नहीं होते हैं बट दे आर यूज्ड। सिंबल डॉट आइट्रेटर का मतलब होता है कि ये चीज़ आइट्रेबल है, तो एरे आइट्रेबल होते हैं, ठीक है, बाद में देखते हैं इसको, ठीक है। जनरेटर फंक्शंस यील्ड मेथड यूज़ करते होते हैं इसमें, ठीक है, तो दिस इज समथिंग वी कैन सी। ये एक ES6 में नया एडिशन है सेट के बारे में। आई होप आप सेट मैप ऑलरेडी जानते हो जावा से, तो आप बिल्कुल कोरिलेट कर सकते हो, सेम चीज़ है। सेट इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर जिसमें आप कोई भी वैल्यू, ये लास्ट क्लास में हमने देखी थी वैसे थोड़ा सा, तो सेट सेट की क्या प्रॉपर्टी होती है गाइस? सेट में हम क्या कर सकते हैं? इंसर्ट। बिल्कुल इंसर्ट कर सकते हैं, और सेट की जितनी वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं? यूनिक होती है, राइट? यूनिक, ओके सर। यस, रिमेंबर जब हमने हैश मैप पढ़ा था DSA में, तो हमने वी सेट दैट कि जो कीज़ होती हैं वो की सेट हमने निकाली थी आइट्रेट करने के लिए हैश मैप पे, अगर आपको याद हो तो, क्योंकि हैश मैप आइट्रेबल नहीं थे जावा में, ठीक है, तो हमने उसको आइट्रेट करा था हैश मैप डॉट की सेट की हेल्प से, तो वहाँ भी सेट आइट्रेबल थे, मैप नहीं था, और यहाँ पर भी सेट आइट्रेबल है और यूनिक वैल्यूज़ को कंटेन करते हैं, ठीक है, आप इसको देख लेना एक बार। And this is something I really don't want to discuss at this point of time, क्योंकि कुछ हैं, मतलब कि कुछ चीज़ें ऑलरेडी हैं हमारे पास जो थोड़ा सा टाइपिंग कर सकती हैं, बट ठीक है, टाइप्स लगा सकते हैं इनके ऊपर, बट दैट इज़ नॉट आवर कंसर्न, वो उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी असाइनमेंट, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन हमें क्लियर है सबको, ये सब क्लियर है गाइस? ठीक है, हमने क्लोनिंग में पढ़ी थी असाइन वाली पार्ट, यस ठीक है। फाइंड इंडेक्स देखेंगे इसको, आप इसको पढ़ो, रिपीटिंग देखो, फिर इंक्लूड्स देखो, स्टार्ट विद, एंड विद, ढेर सारे फंक्शन है गाइस ऑलरेडी। अगर आप ये नहीं देखोगे ना तो भी आपको पता है कि कैसे करना है। अगर मैं कह दूं कि आप ये सब स्ट्रिंग फाइंड करो, आपको पता ये है वाला कैसे इजी करना है है, सर। ठीक है। तो हम्म। अगर किसी को मेथड ना भी याद हो तो भी वो फॉर लूप चला के तो कुछ ना कुछ तो कर ही देगा, बट ठीक है, ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी हैं ही। देख लेना, मतलब इज एन नंबर कंपैरिजन, नंबर ट्रंकेशन, ट्रंकेशन है, राउंड फंक्शन है, ट्रंक है, राउंड में राउंडिंग करते हैं, ABS में हम एब्सोल्यूट निकालते हैं, ठीक है, अब बाद में देखना आप इसको। तो प्रॉमिस यूसेज, प्रॉमिस हमने देखी, कहा कि हमने एक कॉलबैक बनाया हुआ है और उसी कॉलबैक के अंदर हमें जो एसिंग टास्क मन करता है हम वो लिख देते हैं। फ़ायदा ये है कि हमें डॉट देन मिलता है और हम उसके चेनिंग कर सकते हैं फंक्शंस को, तो हम बैक टू बैक एसिंग कॉल को सीक्वेंसली चला सकते हैं। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि हमारे पास ये कंट्रोल नहीं था कि हम कॉल बैक में कौन सा फंक्शन पहले जाएगा, कौन सा फंक्शन बाद में जाएगा, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं था, क्योंकि कॉल बैक है फीफो डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि वो क्यू था तो वो फीफो डेटा स्ट्रक्चर था। लेकिन क्योंकि टास्क एसिंक है और एसिंक का मतलब ही यही है कि हमें पता ही नहीं कि वो कब कब कंप्लीट होंगे, तो उसको बैक टू बैक ले आने के लिए हमने प्रॉमिस पढ़ी थी। हम ये कह रहे हैं कि प्रॉमिस जब तक इसको ख़त्म नहीं करेगा तब तक डॉट देन पे नहीं जाएगा, और जब तक दूसरे डॉट देन को नहीं ख़त्म करेगा तब तक तीसरे डॉट देन पे नहीं जाएगा। तो हमने कॉल बैक्स को ऑर्डर कर दिया क्यू में, तो हम बैक टू बैक उसको चला रहे हैं, इसीलिए एरर नहीं आएगा। और अगर हम ऐसे ही लिख दें तो वो उसको कॉल बैक में किसी भी ऑर्डर में ले जाएगा, और हो सकता है कि एरर आए, हो सकता है एरर ना आए। तो यही कर रहा है प्रॉमिस और डॉट देन। प्रॉमिस कॉम्बिनेशन, प्रॉमिस कॉम्बिनेशन क्या है? ऑल में गाइज ये मैंने लिंक ऑलरेडी डाल दिया है, प्रॉमिस डॉट ऑल, ये इनको स्टैटिक मेथड्स बोलते हैं, इंटरव्यू में पूछा गया था। तो एंड आई गेस आई ऑलरेडी हैव अ लिंक ओवर हेयर, अगर नहीं है तो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है।
प्रॉमिस मेथड, ऑल रेस ऑल सेटल्ड, एनी रिजॉल्व रिजेक्ट। प्लीज़ आप इसको देखो, ठीक है। एंड इसमें से कोई भी टॉपिक छोड़ना मत, बिकॉज आई हैव मैंशनड एवरीथिंग। देखो ये आर्गूमेंट सारे भी मैंशनड है यहाँ पे, तो मैंने सब यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ। तो कुछ स्किप कर रहा हूँ तो यू कैन सी इट, क्योंकि लिंक्स भी रखी हुई हैं, तो इतना तो कर ही सकते हैं। और क्या है, प्रॉक्सिंग, ठीक है, प्रॉक्सी आप देखना, ठीक है। विल स्टडी अबाउट नेटवर्किंग, थोड़ी देर में पढ़ने वाला है। सो डिफाइन प्रॉपर्टी, सो डिफाइन प्रॉपर्टी में अगेन सिंबल्स, सो लेट्स नॉट, विल सी सिंबल्स। मैप और सेट देख सकते हैं थोड़ा सा, जनरेटर फंक्शंस देख सकते हैं, ठीक है। बट टू बी ऑनेस्ट आज तक यूज़ नहीं हुआ उसका, मतलब मैंने यूज़ नहीं करा। सो इंटरनेशनल नंबर्स को फॉर्मेटिंग हो सकती है, यूएस करेंसी की फॉर्मेटिंग एंड ऑल दोज यूरोस फॉर्मेटिंग हो सकती है। डेट टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ आप इसको स्किप मत करना अगर कुछ और स्किप कर रहे हो तो, बिकॉज ये ऑलरेडी हमने बात कर चुके हैं इसके बारे में, तो आप उसको स्किप मत करना। तो यही थी इस जावास्क्रिप्ट के बारे में। सर एक बार वो लिस्ट फिर से भेज दीजिए, वो भेज दिया है आपका। इजी भाई, तो कह रहे कि एक तो ये है, फिर सो ब्रांचिंग कैसे काम करती है गिट में, ठीक है। ये पॉइंट था कि ब्रांचिंग काम कैसे करती है, ब्रांचिंग से हमारा क्या मतलब है, देखते हैं। तो हमने क्या क्या गिट गिट के बारे में हमने क्या क्या पढ़ लिया, देखते हैं, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन होगी तो उसको रिवाइज करें। तो कह रहे थे कि एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है कि मैंने आज कोड लिख दिया, ठीक है। सो फर्स्ट डे, ठीक है, फर्स्ट डे मैंने आज कुछ कोड लिख दिया। ये फाइल है फाइल 1, ठीक है, ये फाइल 1 है, पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, ठीक है। ये लिखा मैंने कोड, मैंने इसको लॉन्च कर दिया प्ले स्टोर पे, ठीक है। प्ले स्टोर पे मैंने बोला 1.0.0, और पीपल आर प्लेइंग इट, कोई गेम है, पीपल इसको खेल रहे हैं एंड दे आर एंजॉइंग इट, बट देयर इज अ सडन क्रैश एंड we need to fix it. So again, the same file, not the other file, same file. Now this project is, let's say, was made a month back, or then we got to know about the issue. Here's the key. Now I don't know exactly what I changed, ठीक है, and even if I know कि first version में क्या change हुआ था, that isn't possible for every other version to see कि हमने change करा क्या। तो the key was we will use a version control system जिसका काम ये था कि वो इस फाइल के ऊपर एक वॉचर लगाएगा। वॉचर का काम क्या है, वो कहता है कि सर आपने फर्स्ट लाइन में एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है, सेकेंड लाइन को आपने कमेंट कर दिया है। तो वीसीएस जो है हर फाइल की चेंजेस को स्टोर करता है बजाय कि पूरे फाइल को स्टोर करने के। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है सबको? हाँ सर। वर्जन कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल कैसे मतलब वो इंटरनली कैसे काम करता है। तो हमने बात करी कि अगर हम डिफरेंट वर्जन ऑफ प्रोजेक्ट स्टोर करने जाएंगे तो वो हर बार कितनी सारी कॉपीज हमको स्टोर करनी पड़ेंगी फाइल की। तो इससे अच्छा है क्यों ना हम उस लाइन के चेंज को ही स्टोर कर लें, ठीक है। तो इंडेक्स मेंटेन होती है, हर फाइल की इंडेक्स मेंटेन होती है, और हर लाइन पे क्या क्या बदलाव किए गए हैं दोज आर मेंशन्ड। और हम अच्छा, व्हाट वाज द फर्स्ट कमांड फॉर द गिट रिपोजिटरी? पहला कमांड क्या होता है किसी गिट को इनिशियलाइज करने का? इनिट। यस, सो द git init is the first command. तो ये किसी फोल्डर में रन करेंगे एंड दैट विल बी इनिशियलाइजिंग द गिट रिपोजिटरी. Once this is done, so the second command is git add. ऐड। ठीक है, जैसे ही आप ऐड बोलते हो तो देयर इज अ वॉचमैन, आप यू कैन अंडरस्टैंड समथिंग लाइक दिस.
देयर इज अ वॉचमैन विच इज वॉचिंग ओवर दी ऑल द फाइल्स। तो जब आप ऐसा करते हो तो द वॉचमैन इज वॉचिंग ऑन ऑल द फाइल्स। डॉट करते हो मतलब कि पूरे पूरे फाइल्स पे वॉच करो। अदरवाइज आप यहाँ पे फाइल का नाम भी लिख सकते हो। एक फाइल को वॉच कराना है तो सिर्फ उसी का नाम लिखो, आपको सब लिखने की जरूरत नहीं है। जब आप अपने चेंजेस से डन हो जाते हो तो यू से दैट यू आर, Commit. yes, you are committing it, so commitment देते हो आप, so commitment is there and you say this. So whenever you say commitment ना, तो here's the thing start. जैसे ही आप कमिट करते हो ना, तो इस चेंज को एक कमिट आईडी में सेव कर लिया जाता है। एक यूनिक आईडी बन जाती है इस कमिट की, और वीसीएस जो है उसको यूनिक आईडी के हिसाब से सेव कर देता है। ठीक है, तो ये जो काम होता है, ये सेव करने वाला चेंजेस, वो एग्जैक्टली इस स्टेप पे होता है। ठीक है, ये हो गया आपकी कमिटमेंट। तो एक लोकल रिपोजिटरी को मैनेज करने के लिए दिस इज एनफ। अगर आप अपने सिर्फ लोकल सिस्टम पे रेपो बनाना चाहते हो तो दीज 3 कमांड्स आर मोर देन एनफ। ठीक है, आपको और कुछ नहीं चाहिए। बट हियर इज द की, काम स्टार्ट होता है जब एक साथ 50 लोग 60 लोग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट लाइक अ कंपनी। कंपनीज में तो 10,000 20,000 लोग काम कर रहे हैं। यू कैन नॉट हैव दिस इन ऑन योर लोकल सिस्टम। आपके लोकल सिस्टम पे तो रखेंगे नहीं। तो देर इज समथिंग कॉल्ड एज रिमोट रिपोजिटरी। रिमोट रिपो होती है, रिमोट रिपो होती है। ठीक है, मतलब कि सेम काम होगा बट अब जो है वो ऑनलाइन है। जैसे गूगल ड्राइव पे फाइल्स होती हैं उसी तरह से वीसीएस भी ऑनलाइन है। ठीक है, इतने कमांड तक आपके पास थी। ठीक है, अब इस कमांड से किसी रिमोट रिपोजिटरी में पहुंचाने के लिए आपको जो कमांड रन करना पड़ेगा दैट इज Push. यस। सो द पार्ट इज गेट पुश। पहला मैंने फोर्थ क्यों छोड़ा वो बताता हूँ। सो गेट पुश इज द एग्जैक्ट कमांड जो आपको पुश करनी पड़ेगी अपनी रिमोट रिपोजिटरी पे कोड को पुश करने के लिए। बट उससे पहले आपको गिट ऐड रिमोट करना पड़ेगा, ओरिजिन लिखना पड़ेगा, और आपको यूआरएल देनी पड़ेगी। ठीक है, किसकी यूआरएल देनी पड़ेगी? जो आपकी रिपोजिटरी की यूनिक यूआरएल है। हर गूगल ड्राइव के हर फाइल की एक यूनिक शेयरेबल यूआरएल होती है, राइट? Yes, sir. उसी तरीके से यहाँ पर भी एक शेयरेबल यूआरएल होती है। तो आपको बोलना पड़ेगा, इस लोकल रिपोजिटरी को समझाना पड़ेगा कि भाई देख, कहीं और मत अपलोड करना, ये रिपोजिटरी है, इसी यूआरएल पे जितने भी पुश होंगे सिर्फ इसी पे करना। तो जब तक आप चेंज नहीं करोगे तो सारे पुश जो है ना वो इसी पे होते हैं। ठीक है, तो ये रही पॉइंट। अब ये जो है चेंज जो है ये चलते रहती है। ठीक है, तो यही चेंज चलती है। अब आप जो है गिट इनिट नहीं करोगे और गिट ऐड रिमोट नहीं करते हो हर बार। ठीक है, तो ये रहे 5 कमांड आपके रिपोजिटरीज को मैनेज करने के लिए। तो पहला कमांड पहली बार चलेगा। ये फर्स्ट और फोर्थ कमांड जो होते हैं ना वो सिर्फ पहली बार चलते हैं। ठीक है, उसके बाद से सिर्फ इन्हीं 3 कमांड्स को हम इस्तेमाल करते रहते हैं अपनी रिपोजिटरी में। गिट कोई चेंज करते हैं, गिट ऐड करते हैं, गिट कमिट करते हैं, गिट पुश करते हैं। ऐड कमिट पुश, ऐड कमिट पुश, ये साइकिल चलती रहती है। ठीक है, तो इसको कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। सी आई सी डी पाइपलाइन के बारे में सुना है किसी ने? नहीं सर. हाँ भाई, ओके। सो सी आई सी डी, यस यस, सो सी आई सी डी पाइपलाइन जो है वो कंपनीज यूज़ करती हैं अपने मतलब क्या करती हैं कि जैसे ही कोई डेवलपर पुश करता है तो वो उसको, ठीक है, कल देख मतलब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इसको, व्हाट इज़ इंटीग्रेशन। तो ये कुछ ऐसा सीन है। ठीक है, तो ये आपकी लोकल पे भी है और आपके रिमोट पे भी है। तो बाई चांस अगर आपने इसको लेट से रिपोजिटरी करप्ट हो गई या फिर ऐसा कुछ कमिट आपने कमिट आईडी पे चले गए जहाँ से आप वापस ही नहीं आ पाते, लॉस्ट हो गए, तो आप अपने लोकल को डिलीट करके रिमोट को फिर से क्लोन कर सकते हो। तो हियर इज़ द पार्ट। हमने ये देखा कि हम लोकल से रिमोट पे कैसे जाते हैं। नाउ रिमोट से लोकल पे कैसे आते हैं, रिमोट टू लोकल। ठीक है, पिछला वाला था लोकल टू रिमोट, अब है हमारा रिमोट टू लोकल। ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कमांड इज, सबसे पहले आपको, ठीक है, सो देर इज समथिंग कॉल्ड एज SSH सेटअप बोलते हैं उसको। जीरोथ स्टेप है SSH सेटअप। ठीक है,
SSH सेटअप या फिर यूज़र नेम ईमेल सेटअप, ठीक है, यूज़र नेम ईमेल सेटअप, जस्ट अ सेकंड गाइस, यूज़र नेम ईमेल सेटअप, ठीक है, तो यूज़र नेम ईमेल सेटअप या फिर SSH सेटअप। तो मोस्टली कंपनीज SSH सेटअप कराती हैं, ठीक है, या फिर आप यूज़र नेम ईमेल सेटअप करते हो। अभी देखेंगे। आई होप ऑल ऑल ऑफ यू हैव ऑलरेडी यूज दिस वन। बस आपको किसने यूज़ करी है गेट कन्फिग यूज़र नेम, गेट कन्फिग यूज़र ईमेल, हाँ सर। ठीक है, तो ये पार्ट हमने कर लिया। SSH सेटअप किसने किया? SSH नहीं किया सर। ओके, ठीक है, तो इसको भी करेंगे। तो ये तो ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि कल मतलब जिन लोगों ने गेट यूज़ करा है भर भर के, तो वो उन्होंने यूज़ करा ही होगा, बिकॉज इसके बिना काम नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप आता है हाउ टू ब्रिंग अ रेपोजिटरी टू योर मशीन। क्या कमांड है? गिट क्लोन। हाँ क्लोन। क्लोन। और आपको वही URL दे। यस वही यूआरएल देनी पड़ती है जो आपने पीछे पीछे जो ऐड करी थी ना, यही यूआरएल यहाँ देनी पड़ती है। तो ये होती है रिमोट से लोकल पे ले आने की प्रक्रिया। इसके बाद क्या है? सो दिस इज क्लोनिंग, ठीक है। क्लोनिंग के बाद फिर वही चेन है, गिट ऐड, गिट कमिट, गिट पुश, गिट ऐड, गिट कमिट, गिट पुश, ठीक है। ओके, ऐसा हुआ, ठीक है। सी दिस, हियर्स द पॉइंट, ठीक है। देयर आर 4 डेवलपर्स, ठीक है। सो इस ओके, अब बात करते हैं ब्रांचिंग की, ठीक है। सो दिस ब्रिंग्स अस टू समथिंग एल्स, ब्रांचिंग, ठीक है। उसके बाद वाली कमांड देखते हैं जो मैं बताने वाला था, बट ठीक है। ब्रांचिंग, जब आप चेंजेस करना स्टार्ट करते हो ना, तो गिट इनिशियलाइज करते हो, मतलब कि जैसे आप गिट इनिशियलाइज करते हो, तो देर इज समथिंग कॉल्ड एज गिट टाइमलाइन, ठीक है, या फिर गिट ब्रांच। एक ब्रांच बनती है, उसको बोलते हैं मेन ब्रांच, ठीक है। वो एक मेन ब्रांच बनाता है। क्या मतलब है इसका? इस ब्रांच पे जो भी चेंजेस मैं करूँगा ना, वो एक ब्रांच पे सेव होती है, ठीक है। अभी देखेंगे ब्रांच से क्या मतलब है हमारा। सो लेट्स से कि यहाँ पे मैंने एक बहुत ही बढ़िया मोबाइल एप्लीकेशन बनाया जो कि काफ़ी फेमस है और ये चल रहा है, ठीक है। फर्स्ट स्टेबल एप्लीकेशन मैंने बनाया और ये 3-4 सालों से चल रहा है। फिर कुछ डेवलपर्स ने टीम ज्वाइन करी, ठीक है। फिर कुछ डेवलपर्स ने टीम ज्वाइन करी एंड दे सेड कि सर हम आपकी कंपनी को और ऊंचा ले जाना चाहते हैं, बट यू नो कि कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो यू कैन नॉट लेट देम प्ले विद द स्टेबल वर्जन। आप उनको स्टेबल वर्जन से प्ले नहीं करने दे सकते। तो व्हाट वी डू इज गिट ऑफर समथिंग एज ब्रांचिंग। तो वो कहते हैं कि मेन ब्रांच से ना एक नया ब्रांच वो सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। मतलब कि अब जो डेवलपमेंट होगी ना, ठीक है, अब जो डेवलपमेंट होगी फाइल तो वही है, बट दिस कोड इज सेफ नाउ, दिस कोड इज सेफ। जो भी कमिट्स होंगी उनकी हिस्ट्री में कुछ भी नहीं होगा, मतलब ये एक नई हिस्ट्री इसके पीछे कुछ होगी नहीं, डेव के पीछे। ऐसा क्यों होता है? अगर ढेर सारे डेवलपर आए और आपके स्टेबल कोड पे सेम ब्रांच पे यहाँ पे काम करने लगे और वहाँ उन्होंने सेकंड ब्रांच बना दी और ढेर सारा फीचर जोड़ दिया और ये 3 दिन बाद चलना बंद हो गया, और किसी डेवलपर ने पीछे जाके हिस्ट्री में जाके हिस्ट्री एडिट कर दी, ये भी कर सकते हैं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें ना हो, ये हिस्ट्री में ना जा पाए, तो ब्रांच ही अलग कर देते हैं कि भाई हिस्ट्री है ही नहीं, तो गड़बड़ होगी ही नहीं। तो इस पे काम होता ही नहीं है इंडस्ट्री में, मेन ब्रांच पे कभी भी काम नहीं होता। वो डेव ब्रांच बना देते हैं और उसी पे हमेशा काम होता है। और इनफैक्ट 3 लेवल ऑफ ब्रांचिंग होती है। डेव डेव पे भी आप ये जो ब्रांच निकलती है इस पे भी नहीं होता है, इससे पहले होती है मेन से निकलती है स्टेजिंग, ठीक है। स्टेजिंग एक अलग टाइमलाइन चलती है और एक स्टेजिंग से निकलती है डेव, ठीक है। स्टेजिंग से निकलती है डेव, ये डेव चलता है, ठीक है। तो जब वेबसाइट बनती है ना, किसी भी कंपनी की वेबसाइट बनती है, लेट्स से abc.com, तो उसकी 3 डोमेन्स बनती हैं, staging.abc.com, ठीक है, और dev.abcd.com। तो जो डेवलपर बंदे होते हैं वो इस पे काम नहीं करते हैं, वो इस पे काम करते हैं। तो उन्होंने कुछ बदलाव करे तो वो इस पे टेस्टिंग करते हैं, इस पे टेस्ट करते हैं डेवलपर्स, और इसी पे काम करते हैं, इसी पे कमिट करते हैं, ठीक है। तो ये ब्रांचिंग होती है।
जब ये श्योर हो जाते हैं अपनी टेस्टिंग से कि सब सही चल रहा है, तो वो उस डेव को, ठीक है, अब देखते हैं क्या कमांड है ब्रांचिंग का, ठीक है। गैस थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है क्या कि ये ब्रांचिंग का मतलब कैसे करेंगे वो तो देखेंगे ही, बट क्यों कर रहे हैं ये क्लियर है क्या, वाई क्लियर है इसमें? हाँ सर। कैसे करते हैं, कोड तो ठीक है, कोड तो मिल ही जाएगा कहीं कहीं से, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कर क्यों रहे हैं एग्जैक्टली। तो फिर हाँ होता क्या सर। है, ठीक है, सही है। सो फिर होता क्या है कि द कमांड इज गिट चेकआउट -b, और हम लिखते हैं ब्रांच नेम। सो स्टेजिंग मेन आपको पहले से मिली रहेगी, मेन या फिर मास्टर आपको पहले से गिट इनिट में बन के मिलती है, पहली वाली ब्रांच। उसके बाद आपको ब्रांचेस बनानी पड़ती हैं। तो गिट चेकआउट -b जब आप करते हो करंट ब्रांच पे, तो फिर इस कमांड का मतलब ये है कि यहाँ से एक आपने एक और ब्रांच कर दी है, ठीक है। तो आप चाहो तो इस पे काम कर सकते हो, नहीं तो फिर आप एक इसी तरीके का सेम कमांड स्टेजिंग ब्रांच पे रन करा के एक डेव ब्रांच क्रिएट कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से काम होता है। अब डेव ब्रांच को हमने यूआरएल पे भेज दिया। डेव ब्रांच की अलग यूआरएल होती है जो कि प्रोडक्शन से अलग होती है। तो ये जो भी आप देखते हो ना, ये जैसे जैमबोर्ड गॉट लाइक ये .google.com ये सब है, तो ये प्रोडक्शन यूआरएल्स बोलते हैं इनको, ठीक है। और ये दोनों टेस्टिंग यूआरएल्स होती हैं, तो इन पे टेस्टिंग चलती होती है, ठीक है, तभी यूज़र को दिया जाएगा। तो क्या करते हैं, स्टेजिंग, लेट्स से की स्टेजिंग है सिर्फ, और स्टेजिंग से सेटिस्फाई हो गए तो क्यूए टेस्टर जो होते हैं, जो टेस्टर होते हैं वो स्टेजिंग पे टेस्ट करते हैं, ठीक है। डेवलपर जो होते हैं वो अपना डेवलपर पे टेस्ट करते हैं। एंड व्हेन डेवलपर इज सेटिस्फाइड कि सब सही चल रहा है, तो फिर वो इस ब्रांच को पिक करके इसमें दे मर्ज इट, ठीक है। तो वो उसको मर्ज कर देते हैं स्टेजिंग में ले आके, स्टेजिंग पे ले आके वो उसको मर्ज कर देता है। और मर्जिंग की कमांड है गेट मर्ज, ठीक है, डेव। इफ़ यू आर एन, अगर आप स्टेजिंग पे हो तो आप गेट मर्ज डेव करोगे तो डेव जो है वो स्टेजिंग में आके आपके करंट ब्रांच में मिल जाएगी, ठीक है। तो जिस भी ब्रांच में मर्ज करना आप उस ब्रांच पे चले जाओ। कैसे जाओगे, गिट चेकआउट, गिट चेकआउट से -b होती है नई ब्रांच क्रिएट करने के लिए, ठीक है। अगर आप -b स्किप कर दोगे तो आप सिर्फ उस ब्रांच पे चले जाओगे, नया ब्रांच नहीं बनेगा। तो इफ़ यू आर ऑन द ब्रांच, तो आप मर्ज कर देते हो। जब आप मर्ज कर देते हो तो फिर आप यहाँ आ जाती है। तो इस अच्छा, ये जब तक श्योर नहीं था, ढेर सारे इसने कमिट करे होंगे, बट जो परफेक्ट कमिट थी जिसमें कोई एरर नहीं था वही यहाँ तक पहुँच पाता है, और कुछ नहीं पहुँचता बीच का। जितनी भी फटा होगा ये पता चला 3 दिन तक चल ही नहीं रहा, 1 हफ्ते तक नहीं चला, ऐसे ही होता है। डेवलपर उड़ा के रखते हैं, पता फ़ोटो ही नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, ये आइकन ही गायब है, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये जब फिक्स हो जाती हैं तभी इसको स्टेजिंग पे ले जाते हैं। अब ये टेस्टर इसको टेस्ट करते रहता है, बहुत बार टेस्ट करता है, रिक्वेस्ट करता है डेवलपर से चेंज करो चेंज करो। देन ये फिर बार बार कमिट होती हैं यहाँ पे ढेर सारी। वंस दिस इज़ डन, टेस्टर इज़ फाइनलाइज, तो फिर वो ले आके जो टीम लीड प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं वो इसको उठा के मेन में डाल देते हैं। cd डॉट डॉट क्या होता है सर? सी डी डॉट डॉट, ये एक डायरेक्टरी बैक जाने का कमांड है, ठीक है। तो अगर हम डेव वाली ब्रांच पे है हम्म, और हमने कोड लिखा है और हमको उसको मर्ज करना है स्टेजिंग वाली ब्रांच पे, हम्म। तो करंटली हम डेव वाली ब्रांच पे, तो हम पिछली स्टेजिंग वाली ब्रांच पे कैसे जाते हैं? गिट चेकआउट स्टेजिंग, बस बी नहीं होगा यहाँ पे। अच्छा, गिट चेकआउट। -b मतलब कि न्यू ब्रांच, -d मतलब कि डिलीट ब्रांच, ठीक है। यस सर। सर और राइट, आप जिस आगे बताया था कि लोकल में अगर हमें गिट को डिलीट करना है और रिमोट से दोबारा से पुल करके फिर से वो करना है, तो इसे कहेंगे। अच्छा लोकल पे डिलीट, ओके ठीक है। सो लोकल पे डिलीट करना है तो आप फोल्डर को डिलीट कर दो सीधा, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट। और अच्छा, वो हम्म, हाँ बोलो आप। सही। ओ, मतलब आप फोल्डर ही उड़ा दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिमोट पे है तब क्या ही टेंशन, उड़ा दो पूरा फोल्डर। और फिर जब आपने हाँ, उड़ा उसके दिया, बाद सबसे करना है। तो फिर ये रिमोट टू लोकल वाला स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। गिट कॉन्फ़िग करके जो होता है, गिट कॉन्फ़िग ग्लोबल करके, वही है क्या यस एसएसएस? यस, नहीं नहीं, वो गिट कन्फिग वाला ये है, यूज़र नेम और यूज़र ईमेल,
अच्छा SSS हम वो देखेंगे, अच्छा ठीक। ठीक है। जब ये सक्सेसफुल आप कर लेते हो तभी आपकी ये दोनों ही इन दोनों में से कोई एक भी कर लोगे तो ये चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी, नहीं तो फिर आपको डाउनलोड जिप मारना पड़ेगा गिटहब से। गेट कॉन्फ़िग हम जब करते हैं सर, तब एक डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड दिया जाता है, वो उस पासवर्ड को हमको रीसेट करना होता है ना सर, हमारे यूजर नेम और पासवर्ड से। हाँ, तो जो आपका खुद का वो जो, हाँ यस यस, वो एक बार कैसे करते थे सर? बहुत टाइम हो गया कि अब पता नहीं कैसे करते। गेट कॉन्फिग यूजर नेम ग्लोबल यूजर डॉट नेम है ना, यूजर डॉट नेम, यस सर। ठीक है। और फिर एंड हम इसको गेट भी कर सकते हैं, गेटर सेटर दोनों है शायद ये, ठीक है। और आप हाँ एक सर। ईमेल भी सेट कर देना, ठीक है। गेट ईमेल देख लेते हैं, मेरी ईमेल सेट होगी वैसे। हाँ सर। सर अब ये कमांड लाइन के शॉर्टकट्स कब सीखेंगे सर हम? भाई आप सीखो। नहीं वैसे नहीं, हाँ हाँ। ये जो जो भी कमांड लाइन में लैंग्वेज होती है, हम्म, डायरेक्टरी चेंज करने की, करंट पाथ की हाँ हाँ, वगैरह बस वगैरह, वो तो अगली क्लास से चालू होने वाली है। अच्छा ये सब बैकएंड में आता है क्या? यस यस यस। ओके सर। तो कुछ ऐसा है। हाँ, एक चीज़ और है लास्ट बस। तो लेट्स से कि 4 बंदों ने काम करा, ठीक है, ये डेव ब्रांच है, ठीक है। ये है डेव रिमोट वाली ब्रांच है, डेव ब्रांच, ठीक है, रिमोट डेव है, ठीक है। तो ब्रांच, अच्छा, जब रेपो 2 हैं तो आपको ये समझ में आ रहा है ना कि ब्रांचेस भी 2 जगह होंगी, लोकल और रिमोट, हाँ सर। ठीक है। तो ये रही रिमोट की रिवर्स हैं, रिवर्स ऑफ ब्रांचेस हैं, ये रहा डेव, ये रहा स्टेजिंग, ये रहा प्रॉड, ठीक है। और कुछ इसी तरीके से आपके लोकल पे भी हैं, ठीक है। जब आप क्लोन करते हो ना तो एग्जैक्टली आप मिरर इमेज कॉपी कर लेते हो अपने सिस्टम पे, तो जितनी ब्रांचेस रिमोट पे होती हैं उतनी ही आपके सिस्टम पे आ जाती हैं, सारी की सारी, ठीक है, जब आप क्लोन करते हो तो। लेकिन हो क्या रहा है ना कि जैसे एक हफ्ते पहले करी थी, ठीक है, 1 वीक बिफोर आपने ये करी थी, ठीक है। आपकी कंपनी में 50 लोग हैं, ठीक है, तो 50ओं ने कुछ ना कुछ हर ब्रांच पे डाल दिया होगा। बट आपने 50 एक दिन एक हफ्ते पहले करी थी, तो आपको जब नया चेंज चाहिए होगा ना, तो यू नीड टू यूज अ कमांड विच इज git pull, ठीक है। जब आप git pull करते हो तो आपकी रिमोट से लोकल पे उस ब्रांच के नए चेंज आ जाते हैं, ठीक है, जिस भी ब्रांच पे आप हो। और किसी और ब्रांच के चाहिए तो git pull origin और उस ब्रांच का नाम। सर लोग, एक मास्टर मेन होता है, तो मास्टर और मेन दोनों एक ही होता है क्या? हाँ हाँ एक ही है। पहले गिटहब वालों ने मास्टर रखा था बट अब उन्होंने मेन रख दिया, नाम बदल दिया। बिट बकेट वाले अभी भी मास्टर ही यूज़ करते हैं। वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करती है, जिसको जैसा अच्छा लगता है वो वैसे ही करता और सर ये पुल रिक्वेस्ट करने पे है। अब जैसे एक हफ्ते पहले मैंने कोड लिखा था, बाकी लोगों ने उस कोड को और लिखा है, तो एक नया अपडेटेड कोड है, एक अपडेटेड फाइल है। अब जब मैं पुल कर रहा हूँ तो सिर्फ वो चेंजेस मेरे मेरे लोकल सिस्टम पे अपडेट होंगी, कि एक और कॉपी बन जाएगा फिर से पूरा का पूरा कोड? उस ब्रांच में सिर्फ चेंजेस आएंगे, कमिट्स आएंगे जितने थे दूसरे लोगों के। ओके ओके, तो अगर मेरे जो मैंने काम किया था तब तक मेरा हम्म, काम करके मैंने पुश किया मान लीजिए, हम्म, तो देवर ऑलरेडी 10 लाइन्स, मैंने और 10 लाइन्स लिखी है और 20 लाइन्स इन टोटल मैंने हम्म, वापस से पुश कर दिया। हम्म, अब लोगों ने भी अपने अपने फीचर्स ऐड किए होंगे, बाकी डेवलपर्स ने, तो हम्म, वो 20 लाइन्स हो गए 50 लाइन्स। ठीक है। अब जब मेरे को पुल करनी है, मेरे हम्म, लोकल सिस्टम पे तो 20 लाइन्स है, जो हम्म, 10 मैंने पहले लिए थे, हम्म, मतलब मेरे क्लोन किए थे, और जो 10 मैंने डाले थे। हम्म, अब बाकी लोगों ने भी अपना अपना काम किया, टोटल 50 करंटली उस ब्रांच पे है, मेन ब्रांच पे। हम्म, अब जब मैं पुल करने जा रहा हूँ तो हम्म, मेरे को 50 लाइन्स तो आएंगे,
यस तो ये 50 लाइंस में से 30 लाइंस मेरे करंट मेरे लोकल सिस्टम पे 30 ऐड हो गए, वही है ना सर? यस यस बिल्कुल। और अगर किया है उस पे भी अगर किसी ने चेंज किया होगा, हम्म एक लाइन हटा के कोई और लाइन डाल दिया होगा, हम्म तो वो भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा सर? मतलब आपने, ठीक है, मैं समझा कि अगर आपने लेट से कि आपने लाइन नंबर 1 to 20 लिखा है, जस्ट सेकेंड, ये क्लोज हो गया था, एक सेकेंड, ओके, ये ओके आ गया। सो आपने लेट से कि लाइन नंबर 5 पे लिखा है और किसी दूसरे दूसरे बंदे ने भी लाइन नंबर 5 पे कुछ लिखा है, ठीक है। हाँ सर। तो आपने, इसने पहले पुश कर दिया, ठीक है, और आप गए पुल करने, ठीक है, गेट पुल आपने करा। जैसे आप गेट पुल करोगे ना, तो इसने लिखा हुआ है बी, आपने लिखा हुआ है ए, ठीक है। जैसे ही आप पुश करो, जब जैसे ही आप पुल करोगे तो आपको आएगा कॉन्फ्लिक्ट, इसको बोलते हैं मर्ज कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। बट फ़ायदा ये है कि वी एस कोड आपको वो देता है, ऑप्शन देता है, चूज़ इनकमिंग, ठीक है, इनकमिंग यानी कि जो आ रहा है उसको चूज़ करो, या फिर चूज़ करंट जो आपने खुद लिखा है, या फिर कीप बोथ, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आपको मिलती हैं, तो जो भी आप सिलेक्ट करते हो आप सिलेक्ट कर दो और गिट वापस से पुश मार दो, तो फिर जो ओरिजिनल अपडेट होगी वो सबकी कॉम्बिनेशन होगी। बट कमांड्स वाइज सब सेम ही है, कुछ अंतर नहीं है। कमांड्स हमने सारे के सारे कमांड्स देख लिए जो भी रिक्वायर्ड। अगला पॉइंट आपको प्रैक्टिकल करने पे ही समझ में आएगा। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव गाइस। एनी डाउट्स एनीवन? किसी को कोई डाउट अभी तक? एक डाउट है सर मेरे को अभी, मतलब ऐसा कुछ इस बारे में डाउट नहीं है, बट अगर हम जब प्रोफेशनली वर्क करते हैं, हम जब अपना कोड लिखते हैं, तो हम ऑब्वियस सी बात है कि हम एक टीम में काम करते हैं, ठीक है। तो और काम डिवाइडेड होता है। यस। तो अब इसी सेम मेरा जो डाउट था, सेम लाइन वाली, जब पे मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो अगर हम सब एक टीम में हैं और हम सब सेम फीचर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम काम कैसे करते हैं सर? क्या हमको पता होता है कि आप एक काम कर रहे हो, मैं एक फीचर पे काम कर रहा हूँ, या फिर सेम फीचर के आप एक सेगमेंट पे काम कर रहे हो, मैं एक सेगमेंट पे काम कर रहा हूँ, तो कॉन्फ्लिक्ट बचेगा कैसे ये? ओके, सो यस, आप सही कह रहे हो, लाइक तो ये डिसाइडेड होता है कि कौन उस फीचर पे काम करने जा रहा है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन होती है टीम मेंबर्स के अंदर, ठीक है। तो लाइक दे डिसाइड कि कौन सी फाइल वो एडिट कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि सेम फाइल में दो फीचर हो रहे हो। तो यू हैव टू आस्क द पीपल। तो ये जो चॉइसेस मैंने बताया ना, ये जो तीन चॉइसेस हैं, तो ये आप कैसे डिसाइड करते हो? आप उस बंदे को कॉल पे बुलाते हो कि भाई ये रखना है, तो ही सेज कि ठीक है, यू कीप बोथ। वो कहता है कि नहीं भाई हटा दो, तुम्हारा काम और मेरा काम लगभग सेम है, कीप योर कोड। वो कहता है भाई तुम्हारे कोड से अच्छा ये वाला है, तो फिर आप कहते हो कि ठीक है, जो इनकमिंग आ रहा है उसी को रख लेते हैं। तो दिस इज़ म्यूचुअली डिसाइड, ठीक है। तो एक रिव्यू करते हैं मतलब? यस। ओके। जस्ट अ सेकेंड गाइस, ये लास्ट डे की अटेंडेंस सेव नहीं हुई है क्या? एक मिनट गाइस। सो लेट मी सबमिट दिस एंड री टेक अटेंडेंस। ये सबमिट नहीं हुई थी, अभी हो गई। सर अब कोर्स को रिलेटेड एक सवाल है मेरे पास। अब फिलहाल मेरा भी ये फ्रंट एंड खत्म हुआ है सर, गिट भी खत्म हुआ है। अभी मेरा बैकएंड वाला मॉड्यूल भी खुला हुआ है और मेरा रिएक्ट वाला भी खुल चुका है, और ये अब बस इसके बाद कोर्स खत्म हो जाएगा, बैकएंड और रिएक्ट खत्म हो जाएगा तो कोर्स खत्म हो जाएगा। तो जॉब्स की प्लेसमेंट सेल पे ना जॉब्स कांस्टेंट मतलब अपडेट होती रहती है, पोस्ट होती रहती है अपॉर्चुनिटीज, और मैं देखता हूँ अगर कोई फ्रंट एंड जॉब की अप्लाई करो तो वहाँ पे उनके रिक्वायरमेंट्स में, जॉब रिक्वायरमेंट्स में रिएक्ट मेंशन किया होता है ठीक है। फ्रंट एंड जॉब्स में, एज अ डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर या रिएक्ट डेवलपर। तो अब मेरा यही है कि मैं कौन सा अभी माइलस्टोन शुरू करूँ, मैं बैकएंड पे काम करना सीखना शुरू करूँ कि मैं रिएक्ट सीखना शुरू करूँ? हम दोनों क्योंकि साथ में दोनों, पढ़ने वाले हैं। नहीं आप तो पढ़ोगे, हम्म, बट
अब कोर्स कंप्लीट करके स्किल टेस्ट देने होते हैं ना। तो भाई आप ही पढ़ो, साथ में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्ट की स्किल टेस्ट, क्योंकि रिएक्ट बाद में है तो उसकी स्किल टेस्ट भी बाद में होगी। ऐसा तो नहीं है कि रिएक्ट की स्किल टेस्ट पहले होगी। जस्ट यू हैव टू बी, क्योंकि दोनों अनलॉक हो चुका है तो यू हैव द गुड पार्ट। पहले ऐसा नहीं होता था हमारे टाइम में, तो जब तक बैकएंड नहीं खत्म हुआ था तब तक अनलॉक ही नहीं होता था। तो यू आर इन गुड शेप। सो साथ में करते हैं। मतलब रिएक्ट पूरा अनलॉक नहीं हुआ है। रिएक्ट अनलॉक करने के लिए एक वहाँ पे क्राइटेरिया था कि आप गिट के असाइनमेंट्स करो। तो तो जैसे गिट असाइनमेंट्स किए तो बस 2 लेक्चर्स खुले, अनलॉक हुए। भाई डायरेक्ट पढ़ाऊंगा, डायरेक्टली स्किल टेस्ट दे देना। स्किल टेस्ट पास। रिएक्ट आप ही पढ़ा रहे हो सर? हाँ हाँ, मैं ही पढ़ा, नहीं पढ़ाऊँ क्या? सर आप बिल्कुल पढ़ाइए, बट सर कैसे कोप करते हो सर आप? फ्रंट एंड बैक एंड रिएक्ट याद कैसे रहता है सब? भाई मेरे डेटा मतलब, स्ट्रक्चर्स। मैं अभी जॉब करके मैं सुबह जॉब भी रहता है तो उसके बाद ही आ रहा हूँ। तो कुछ टिप्स दे दो ना सर, समझ में नहीं आ रहा। एक रिएक्ट करने जाओ तो मतलब जो बहुत टाइम हो जाता है ना कुछ पढ़े हुए, वहां पे थोड़ा कॉन्सेप्ट फेड हो जाता है, फिर वो पढ़ने जाओ तो यहाँ पे टाइम जाता है। आ, ऐसे तो दिक्कत हो रही है। वही थी भाई, रिपीटिशन थी, रिपीटिशन ही थी, सेम सेम हाल था भाई। रिपीटिशन, सिर्फ रिपीटिशन, बार बार एक ही चीज़ को, मतलब ये जो ये सिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये मैंने एक महीने पहले ही देखी है। तो मतलब मैं अभी भी कल कल भी रिवाइज कर रहा था, परसों भी रात में रिवाइज कर रहा था, पूरा जावास्क्रिप्ट रिवाइज कर रहा था। मुझे पता है कि मुझे आता है, बट मैं जानता हूँ कि कुछ ना कुछ मैं भूल ही जाऊँगा। तो जैसे आर्गुमेंट्स वाला था, तो वो मतलब मुझे भी याद करना पड़ता है, तो वो चल रहा है। कंटिन्यूअस CI/CD पाइपलाइन मेरी चालू है। ठीक है, तो पढ़ते रहो। मतलब कि वही है कि यू हैव टू डेवलप अ माइंडसेट कि वो जो पढ़ा है पहले से उसको भी रिवाइज करते रहो। तो इसीलिए मैंने ये डॉक बना दिया ना, ये जावास्क्रिप्ट मैंने हर हर टॉपिक्स क्यों मेंशन करे वहाँ पे, आपके लिए भी है और मेरे लिए भी है। ठीक है, अगर मैं वहाँ पे नहीं मेंशन करूँगा तो मैं खुद ही भूल जाऊँगा कि मुझे क्या पढ़ाना है। मैं सच बता रहा हूँ, अगर मैं वो डॉक नहीं देखूंगा ना तो मुझे मुझे पता ही नहीं चलेगा कि अगली टॉपिक क्या करनी है, बिकॉज उस पर 110 टॉपिक्स लिखी है मैंने। एंड यू कैन इमेजिन, अगर मैं वो नहीं देखूंगा तो मैं कैसे बताऊँगा कि क्या करना है। तो एंड इसीलिए मैंने आपको भी दी है। तो दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। और वो मैंने एक्सपीरियंस से ही बनाई थी कि इसके बाद क्या पढ़ना है आपको। तो जस्ट हैव एवरीथिंग इन योर हैंड। आप ऊपर से चालू करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ मिस कर रहे हो तो, एंड इवन इफ़ यू डोंट थिंक, अगर आपको ऐसा भी लग रहा है ना कि आपको पूरा याद है, तो व्हाई नॉट गिव इट अ टेस्ट। तो आप उस डॉक को खोलो, पहला पॉइंट देखो, तो यू आर क्लियर इन योर हेड। अच्छा अच्छा, लेट कॉन्स बारे में मुझे अंतर पता है। हाँ, अगर आप यही भूल गए, क्योंकि मैंने बताया कि वैर में 2 स्कोप हैं, आपने मिस कर दिया तो फिर गड़बड़ है, तो फिर आपको पढ़नी पड़ेगी। तो आप ऐसे करो। और मैंने ये सेम काम नोट जेस के लिए भी करा हुआ है और सेम काम रिएक्ट के लिए भी करा हुआ है, तो मैं सारी डॉक्स आपको भेज दूंगा। तो हर वीक पे या फिर मंथ के एंड पे आपको एक काम करना है, हर मंथ के एंड पे करना है पूरी डिसिप्लिन के साथ, तो ही रिटेन होगा। और मेमोरी पे मेमोरी पे कभी ट्रस्ट मत करना, ठीक है? वो धोखा दे जाएगी। तो यू हैव टू बी रिवाइजिंग थिंग्स, कभी मेमोरी पे भरोसा ना करें। सर ऐसा हुआ है ना, अभी फ्रंट एंड और बैक एंड हो गया है ना, तो उधर वो जो डीएसए की सारी कंसेप्ट थे वो ढीले पड़ गए। यस यस भाई। वही कह रहा हूँ, मेमोरी मेमोरी पे जाओ ही मत। यू हैव टू रिवाइज, कीप रिवाइजिंग। वो ऐसा है, वो कोई नहीं होता, वो सभी करते हैं, मतलब मैं ही नहीं करता। मैं कौन सा तो हूँ, सभी करते हैं, जो है सबको करना ही पड़ेगा। बट आप ये सब लर्निंग पर्सपेक्टिव से बता रहे हो हम्म। कि ऐसे करो तो मतलब डेफिनेटली यस यस बेसिकली रिवीजन करते रहो यस एक पीरियोडिकली। यस। लेकिन सर आप एक प्लेसमेंट वाले उससे भी बताइए, क्योंकि हम लोग का मेन मोटिव तो ये कोर्स सीख के करके सारे स्किल्स इकट्ठे करके एक अच्छी जॉब लेनी है। तो उस हिसाब से टाइम भी मतलब जान में शुरू किया है, ऑलमोस्ट ईयर एंड है, शायद और 3 महीने 4 महीने, 3 महीने और का कोर्स। ओके। सो अब वो 3 महीने के कोर्स के बाद प्रीवियस टॉपिक सारे फेड होती रहेंगे, फिर उसके रिवीजन में और 1-2 महीने, तो ऐसे करके तो ओके ओके अगला ओके, फेब्रुवरी हो जाएगा। ठीक है ठीक है। तो क्या करना है वो बता रहा हूँ। वंस यू अप्लाई ना कंपनी, लेट्स से कि आपने परसों किसी कंपनी में अप्लाई करा हुआ है, ठीक है, लेट्स से आज करा आपने किसी कंपनी में अप्लाई, तो ऐसा नहीं होगा कि कल ही आपको इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है? वो भी 2-3 दिन बाद ही मेल भेजते हैं आपको। तो ये जो 2-3 दिन का गैप मिलता है ना आपको, तो यहाँ पर आपके पास करने के लिए कुछ होगा नहीं। एक बार जब आपके स्किल टेस्ट हो जाएंगे तो आपको क्या करना, कुछ नहीं होगा आपके पास करने के लिए, बिकॉज वो तो सब हो गया, कोर्स खत्म हो गई। तो फिर जो कुछ नहीं करने वाला फेज़ होता है ना, उसी में बहुत कुछ करना होता है।
तो फिर आपको ये डॉक उठाना उसी टाइम जब आपने अप्लाई किया, आपने उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया। ऐसा तो हाँ, अगर ऐसा है कि आपने फुल स्टैक ही भर दिया है तो भी आपको डीएसए तो नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने डीएसए भर दिया है तो भी आपको बैक एंड फ्रंट एंड और रिएक्ट तो नहीं पढ़ना है। तो आपको क्लियर होगा कि मैं किस लिए अप्लाई कर रहा हूँ, और आपने फ्रंट एंड लिखा है तो आपको ना ही डीएसए पढ़ना है और ना ही आपको बैक एंड पढ़नी है। तो बच गई आपके पास जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट। एंड आई बिलीव कि अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है तो 3-4 दिन तो काफ़ी है यार, मतलब रिवीजन के लिए 4 दिन बहुत होते हैं मतलब। और ऑब्वियसली जॉब लगने वाली है तो आई डोंट थिंक कि कोई और प्रायोरिटीज़ हैं आप लोगों की उसके अलावा। तो 4 दिन बहुत होते हैं रिवीजन के लिए। फुल स्टैक वाली जॉब्स में सर डीएसए की जरूरत नहीं होती, मतलब ज्यादा नहीं पूछते हैं। स्टैक क्यूज, लिंकलेस स्टैक क्यूज स्टिंग। और मुझे मेरी जितनी इंटरव्यूज़ थी, तो मैं पेटीएम के इंटरव्यू की बात बता रहा हूँ। सो दे आस्क मी स्ट्रिंग एरेज और लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट पूछी थी उन्होंने पेटीएम के इंटरव्यू में, बस और कुछ नहीं पूछा था। लेकिन सर जो मतलब यूट्यूब पे मैं देखता रहता हूँ डीएसए डीएसए करके लोग इतनी बड़ी बड़ी पैकेज उठाते हैं यस सिर्फ भाई। डीएसए पे, फिर वो काम क्या करते हैं? भाई वो मेरे लिए भी रहस्य है, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। यस सर। तो मुझे पता नहीं, मतलब ऐसा ऐसा मुझे कुछ नहीं लगा कि। और जितना सीएन के जो क्वेश्चंस है ना, पहले अभी तो बोनस बोनस सेक्शन नहीं है आई गेस डीएसए में। हमारे टाइम में बोनस सेक्शन हुआ करता था। भाई क्या बोलूँ बोनस सेक्शन के बारे में, मतलब 120 मार्क्स के प्रॉब्लम होते थे वो। अब तो 40 और 80 के होते हैं, उस समय 120 मार्क्स के प्रॉब्लम होते हैं। और हमने फुल टेस्ट दिए थे, ठीक है, मतलब भेजा उड़ जाता था। एक क्वेश्चन मैंने 3 दिन सॉल्व किया था बैक टू बैक, और हर रोज बैठता था उसको 8 घंटे लेके। एक क्वेश्चन था, 24 घंटे बैठा था कंटिन्यू, उसको लग ही नहीं रहा था फिर भी नहीं उठा था। तो ठीक है, मतलब फिर बाद में पता चला कि डीएसए कोई पूछ ही नहीं रहा। तो क्या भाई ये क्या करे। तो ये जो मैंने सब उठा उठा के टॉपिक्स मैंने जावास्क्रिप्ट के गैदर करके वहाँ रखे हैं सीट में चिपका के, वही है। एक लाख यस हाँ भाई। एक लास्ट सवाल पूछूंगा सर, अगर सवाल अच्छा नहीं तो आप डांट दो। क्या भाई? ये अगर आप सैलरीज और पे की कंपैरिजन करें हाँ। बिटवीन कोई भी फुल स्टैक फ्रंट एंड, मतलब फुल स्टैक डेवलपर या फिर एक फ्रंट एंड डेवलपर या फिर एक बैक एंड डेवलपर, या वो लोग जो यूट्यूब पे डीएसए करके बड़ी पैकेज मिली है वो जो पोस्ट करते हैं, हम्म। तो इनका सैलरी कंपैरिजन में फर्क होता है कि ऑलमोस्ट 19-20 का फर्क होता है सीटीसीस में? एक एक टाइम के बाद ना, लेट से अगर मैं अच्छी अच्छी सैलरी बोलूँ ना, तो मुझे लगता है ना कि जो 16 लाख के बाद ना, 16 लाख पर ईयर के बाद सारी सैलरीज अच्छी होती हैं। 16 लाख के बाद जो भी सैलरीज हैं अच्छी हैं, मतलब कम तो नहीं है। मतलब अगर एज ए इंडियन एक्सपेंस की बात करें तो कोई भी पैकेज जो 16 लाख से ज़्यादा है, एंड एक एक 2 साल का एक्सपीरियंस का ही हो जाता है, तो ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है। तो इवन इफ यार, मेरा मेरा पहला पैकेज था 5.5 लाख का, और मेरा दूसरा पैकेज था 16 लाख का, तीसरा पैकेज था 23 लाख का। तो ऐसे जंप हुआ था। तो मतलब सीधे 5 इंक्रीमेंट हुआ था 1.5 साल के अंदर। तो बस उनको प्रॉब्लम ये रहती है कि बंदा फ्रेशर है। ऐसा नहीं है कि उनको स्किल से दिक्कत है, उनको दिक्कत है कि भाई ये मीटिंग में बैठेगा तो कोऑर्डिनेट कर पाएगा कि नहीं दूसरे बंदों के साथ, बस यही प्रॉब्लम रहती है। इसलिए फ्रेशर्स को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। उनको पता है इसको आता है, बट आने से नहीं होगा ना। मतलब आपको 10 लोगों के साथ बैठना भी है, क्लाइंट से बात करनी है, and वही सब है। तो हो जाएगा वैसे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। एंड मतलब ठीक है। सर हाँ भाई। हैप्पी टीचर्स डे सर, थैंक यस। यू। थैंक सर यू हैप्पी यस। टीचर्स डे। थैंक्स भाई। थैंक्स थैंक्स। ये ठीक है। था कि सर एक बार जावास्क्रिप्ट दोबारा रिवाइज करा दीजिएगा नेक्स्ट क्लास में। अब भाई जावास्क्रिप्ट रिवीजन सर करेंगे। जावा, हाँ हाँ। क्योंकि सर जावास्क्रिप्ट का भी स्किल टेस्ट भी दिया है, तो सर उसमें भी थोड़े इश्यूज आए थे। हम्म। सर एक बार थोड़ा रिवाइज करा दीजिएगा बस, ठीक है ना ठीक है। पर्टिकुलर टीचर्स। ठीक है। ठीक है, करते हैं गैस। थैंक यू सो मच गैस, मिलते हैं नेक्स्ट उसके सेशन में। उसके यप। बाद सर हैप्पी टीचर्स डे। यस यस भाई। थैंक्स। ठीक है गैस, चलो।